अगर आज कोई बच्चा अमेरिका जाने की सोच रहा है, मत जाओ। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ अमेरिका के बारे में कि इट इज़ अ कंट्री दैट लिव्स इन फियर। डर में ही रहते हैं लोग। अभिषेक जैन, सीरियल एंटरप्रेन्योर, कंटेम्पलेशन कोच और ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट, जिन्होंने 12 साल तक यूएसए, यूके और इंडिया में ब्रांड्स को स्केल किया और फिर दुनिया को सिखाया कि असली क्लैरिटी स्पीड में नहीं, स्टिलनेस में होती है। आज प्रोजेक्ट निर्वाणा के फाउंडर के रूप में लोगों को बर्नआउट से निकालकर अलाइनमेंट और इनर पीस तक ले जाने में हेल्प करते हैं। कुछ टाइम पहले तो ऐसा था कि अमेरिका जाना मतलब इंडियंस और मैक्सिकन्स के लिए मतलब बहुत एक बोला जाता था कि नहीं, अब वहीं जाना है, वहाँ पे हमारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी अच्छी तरह। पर जब से ट्रम्प आए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि ये इल्यूजन हो गया एक तरह से। मैं यूएस में था 2013-14 के टाइम से लेके अबाउट 2016-17। ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरे को पता है, मैं इतने डर में रहा हूँ उस दौरान, और उसके आने के बाद भी दैट कैरीड फॉरवर्ड फॉर मैनी ईयर्स। कई सारे तो ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कोई केस ही नहीं था, मतलब उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, कोई कुछ नहीं करा है, बस एक दिन ईमेल आता है कि भाई आप देश छोड़ के निकल जाओ। वो एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे द लॉ हैज बिकम अ वेपन। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आप क्यों इतने स्पिरिचुअल हो गए, इतने एकदम काम सेंट्रिक हो गए? आई थिंक इन अ बिग वे इट स्टार्टेड अबाउट अ ईयर बैक। एक स्पेसिफिक मेडिटेशन प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करी। पता नहीं इस पर्टिकुलर मेडिटेशन टेक्निक से क्या हुआ, बहुत ही जल्दी मेरे को यहाँ पे सेंसेशंस होनी स्टार्ट हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग, और इतनी स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस थी कि ये पूरे पूरे दिन रहती थी। प्रेशर फील हुआ, एकदम टाइटनेस, और ऐसा लगा कि कोई 1000 टन का वेट पड़ रहा है यहाँ पे। तो फिर मैं अपने आप रिसर्च करता गया ये वो, तो फिर मेरे को समझ में आया कि मेरी विशुद्धि जो है ब्लॉक है। मतलब 7 चक्र होते हैं, उसमें से विशुद्धि चक्र आपका थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ब्लॉक्ड है। तो इसलिए जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो वो यहाँ आके लोकलाइज हो गया और वो आगे बढ़ने नहीं दिया उसमें। क्या अध्यात्म इंडिया को कमज़ोर करने का रीज़न है? अध्यात्म से लोग कंफ्यूज ज़रूर हैं हमारे देश में, इसकी कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो या तो कोई माला पहनेंगे, बहुत सारी माला पहनेंगे, रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, या फिर कोई ब्रेसलेट पहनेंगे। आप इन सब में बिलीव रखते हो? और रुद्राक्ष का महत्व तो आपको पता है आपकी लाइफ में अगर कुछ हुआ है तो? एक चीज़ जो मैंने देखी है रुद्राक्ष से जो होती है, आपकी जो बुरी आदतें हैं वो झड़ जाती हैं, छूटती नहीं है, झड़ जाएंगे। पूरी दुनिया स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही है अभी, फिर भी पहलगाम जैसे घटनाएं हो जाती है, फिर भी सोसाइटी में इतनी हेट, इतना हार्म क्यों है? पहलगाम जैसा अटैक अगर कोई करता है तो वो असली मुसलमान नहीं है, क्योंकि अगर उसने सही में समझा होगा तो वो इस तरह की हरकत करेगा नहीं। तो धर्म पूछ के लोगों पे अत्याचार किया गया तो बहुत गलत है। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन एक सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है आज के टाइम पे। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू जी, थैंक यू। अभिषेक जी, आपका नाम भी अभिषेक। हाँ। आज अभिषेक स्क्वायर एक गजब का पॉडकास्ट बनाएंगे। एक पहले हमने एक अभिषेक के साथ किया था तो एक गजब का पॉडकास्ट बना था, ओके। और आज इसको सॉलिड पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, मेरा ऐसा मानना है पर्टिकुलरली कि हर एक व्यक्ति की धारणाएं होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो और जितना भी छोटा बंदा हो, हर बंदे की धारणा होती है, और वो अपनी धारणाओं को लोगों को बताना चाहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ये पर्टिकुलर विषय में मेरी ये सोच है, आप इसको अपना सकते हो तो शायद आपकी ज़िंदगी चेंज हो सके। अभिषेक जी, आज की इस पॉडकास्ट में माइंड, बॉडी, सोल, मतलब तीनों को एक कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि ज़िंदगी में क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और समझने की कोशिश करेंगे कि आप दुनिया को क्या देना चाहते हो और आपने क्या समझा है। तो ज़रूर बहुत बहुत ज़रूर। स्वागत है अभिषेक सर थैंक यू आपका जी, द थैंक पावरफुल यू, ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू सो मच। क्या हाल है सर? बस बढ़िया जी, आप बताइए। कैसा चल रहा है ज़िंदगी में? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 डेढ़ साल का। बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, बट एक चीज़ कह सकता हूँ कि अच्छा चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है सब कुछ। मतलब फॉरवर्ड है, आपको लगता है ऐसा? मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपको लगता है कोई होल्ड करे हुए है, फिर आपको लगता है कि कोई रिलीज़ करे हुए है। ऐसा फ़ील होता है क्या आपको कभी लाइफ़ में? हाँ, बट ज़्यादातर जो ये होल्डिंग वाली फीलिंग होती है वो खुद की होती है। ज़्यादातर अगर आप उसको झाँक के देखोगे तो अपने आप को होल्ड करने वाले भी हम ही होते हैं। बट हाँ, ये ऊपर-नीचे चलता रहता है। अच्छा अभिषेक जी, अपन एक बात और करते हैं। जैसे अपन ने मेडिटेशन की बात करी, आपने बोला कि बहुत डीपर चले गए थे, एक लाइटनिंग होती है, फिर बाहर निकलती है, टूट जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी जैसा लगता है। मतलब डीपर जाने पर होता क्या है मतलब?
क्या फील होता है, क्या कनेक्शन होगा, क्या डिस्कनेक्शन होगा, क्या भगवान दिखने लग जाते हैं या फिर होता क्या है? मतलब क्योंकि मैं आज पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिसको ये अनुभव हुआ है। तो उस समय में जो आपका अनुभव रहेगा वो ज़्यादातर शांति का रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भगवान दिखने लग जाएँगे या इस टाइप की चीज़ें होने लग जाएँगी। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, दूसरों के क्या हुए हैं वो तो पता ही नहीं मेरे को। तो मैं अपनी शेयर कर सकता हूँ। मेरे साथ 2 कुछ चीज़ें होने लगी। सो सबसे पहले एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मेरी अवेयरनेस बढ़ गई। आई वाज़ हाइपर अवेयर। मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई भी साउंड आ रही है, कोई दरवाज़ा खुल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आई एम वेरी अवेयर एट ऑल गिवन टाइम्स। तो एक तो वो एक अच्छा ऑब्वियस चेंज देखा मैंने। दूसरा, जब भी मैं बाहर निकलता था, जब भी मैं जैसे घर से ऑफ़िस जा रहा हूँ या ऑफ़िस से घर आ रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, तो मेरे को जब भी सड़क पे उतरता था, मेरे को स नंबर सीक्वेंसेस दिखने स्टार्ट हो गए। वेरी स्ट्रेंज, मतलब 4444 4 बार, 3333 मतलब 888 इस तरीके से। एंड ऐसा नहीं कि मतलब ड्राइव तो मैं रोज़ करके ही जाता हूँ ऑफ़िस, राइट? रोज़ ही होता था, बट पहले कभी नहीं दिखे। और ये ऐसा नहीं कि एक ड्राइव में एक बार दिख रहे हैं, मतलब 10-15 बार, बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, बट ये हमेशा होने लगा मेरे साथ। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तो मेरे को सीक्वेंसेस दिखते हैं बहुत ऑब्वियस तरीके से। तो फिर मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ, इसके बारे में देखा। सो अपेरेंटली इट्स कॉल्ड सिंक्रोनिसिटी। तो जब आप सिंक्रोनाइज़ होने स्टार्ट करते हो अपनी हायर पावर से, तो आपको ये सीक्वेंसेस दिखने स्टार्ट होते हैं, व्हिच आर एन इंडिकेशन कि यू आर ऑन द राइट पाथ। अभी अलग-अलग नंबर्स के लोग बोलते हैं, अलग-अलग मीनिंग्स हैं, वो सब में मैं नहीं पढ़ता। बट इट गिव्स यू अ गुड इंडिकेटर कि यू आर इन ट्यून विद योर एक्चुअल पाथ फॉर योर लाइफ। तो ये एक अजीब-ओ-गरीब घटना होनी स्टार्ट हुई। मोर सो देन दैट, द एक्चुअल इंसिडेंसेस जो हुए, अब ये उस समय में नहीं पता चलेगा, ये जब आप थोड़ा टाइम निकल जाएगा, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तभी आप ये देख पाएँगे। तो अब इतनी गहरी मेडिटेशन जाने के बाद मोस्टली आपको लगेगा कि आप शांत हो जाओगे, आप बहुत पीसफुल हो जाओगे, आप हमेशा एक ब्लिसफुल इंसान रहोगे। इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। जब आप उस लेवल पे जाते हो, तो आपकी पुरानी चीज़ें, अगर आपका गुस्सा है, रिप्रेस्ड एंगर है, वो सब एक झटके में सरफेस पे आना स्टार्ट होता है। इमीडिएटली, मतलब मेरे साथ इंटरेस्टिंगली इनफ ऐसा हुआ कि मेरा गुस्सा बढ़ गया। गुस्सा इसलिए नहीं कि मैं लोगों पे चिल्लाना चाहता हूँ या कोई कुछ गलत कर रहा था तो इसलिए एक, बस मेरा पुराना एक बैगेज था, वो सब सरफेस पे आना स्टार्ट हुआ। एंड होता क्या है उसमें कि जो आपके इमीडिएट जो लोग होते हैं, आपकी वाइफ है या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब उसको फेस करते हैं एंड वहाँ पे चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। उसके अलावा जब ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी सितंबर के बाद, मुझे नहीं लगता मैंने ज़िंदगी में इतनी बार मैं हॉस्पिटल गया हूँ, जितना मैं उस समय के बाद गया हूँ। मेरा स्टमक इन्फेक्शन हुआ, एक और हॉस्पिटलाइज़्ड, उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा फिर पैर टूटा, फिर मेरा एक दोबारा स्टमक का कोई इश्यू उठा, जिसमें मेरे को मल्टिपल टाइम्स हॉस्पिटल जाना पड़ा, सर्जरी होने तक पे बात आ गई। मतलब इतना डिफ़िकल्ट फ़ेज़ खुला मेरा लाइफ़ का। अम, उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, मेरा कार्मिक लेवल 10x हो गया। मतलब ज जैसे मैं एक समय तक ज़्यादा काम नहीं था, बट ये 16 सितंबर को जब ये हुआ, उसके बाद मेरा काम मतलब 10x हुआ है उसके बाद। इतने प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हुए, जो जिस टाइप का काम मैं करना चाहता था, वो सब आना स्टार्ट हुआ अपने आप। मतलब मैंने कोई आउटरीच नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अपने आप आना स्टार्ट हुआ। अ, एक कार्मिक लेवल जो है लाइफ का, एक एक्टिविटी जो है, वो 10x हो गई। बट उसके साथ-साथ प्रॉब्लम्स भी 10x हुई। एक तो ये हेल्थ इश्यूज़ जो मैंने बताए, उसके अलावा लीगल नोटिसेज़ आना, मतलब फालतू के, आपने कुछ भी नहीं किया बट किसी ने आपसे पंगा लेना है तो बस उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत सारी जो हैं, वो आनी स्टार्ट हुई। तो तब मेरे को काफ़ी समय बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि ये सब एक टेस्ट है, कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे निकल तो गए, बट अब आपको चेक करा जा रहा है कि आप इस लायक हो या नहीं इस पे चलने के। तो आपका जो प्रारब्ध और एक संचित कर्म है, पुराने जन्मों का और इस जन्म का भी, वो फ़ास्ट ट्रैक में खुलना स्टार्ट होएगा आपका।
तो ये जो लोगों को लगता है ना कि आप मेडिटेशन करोगे लाइफ में सब बढ़िया बढ़िया होने स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, इनफैक्ट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो सकता है आपके साथ। अब ये है कि आप उसको संभाल लोगे तो बढ़ जाओगे, नहीं संभाल पाए तो टूट जाओगे। तो तो उस पे बात आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हैं स्टार्ट हुई मेरे साथ इसके बाद। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकदम मैजिक का पिटारा खुल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इतना तंग आ गया इन सब चीज़ों से। तो कुछ समय पहले मैं एक दिन ऐसे ही गाड़ी उठाई और ड्राइव करता चला गया, कोई प्लान नहीं था, और सीधा पहुंच गया ईशा फाउंडेशन, कोयम्बतौर। और वहाँ जाके सीधा शिव जी की मूर्त के सामने एकदम बीच में वहाँ पे बैठा रही योगी के सामने, एंड अगले अब बात करते हैं, बहुत हो गया, आपने बहुत तंग कर दिया मेरे को, मैंने आपको भगवान माना, आपने तो एकदम बैंड बजा रखी है मेरी। और वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिलसिला था। तो भगवान आपसे इस तरीके से बात करते हैं कि कोई भगवान आपके दिमाग में आके कुछ नहीं बोलेंगे कि आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये जब 2-3 दिन मैं वहाँ रहा और फिर जब वहाँ से निकला मैं जिस दिन, तो बाई चांस की बात है मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आने स्टार्ट हुए कि ये करते हैं। तो एक था मेरे को एजुकेशन फील्ड में, स्पेशली बच्चों की एजुकेशन में कुछ करना था। तो एक आइडिया कि हम 300 बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं, हायर एजुकेशन को। तो उसका पूरा प्लान अपने आप बनने लगा दिमाग में कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये कैसे ऐसे रिसोर्सेज आएंगे ये। तो भगवान आपको इस तरीके से आपको रास्ता दिखाते हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, बट कुछ ना कुछ चीज़ क्लिक होगी, फिर आपका आगे के रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे। So I think that's how God communicates with us. It's through energy, it's through direction. But हाँ, spiritual journey is not for the faint-hearted. It's a path which is built with more and more difficulties. Going forward, it does not get easier. और टफ होता जाएगा कि सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबली अभी तक तो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा है, बट अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसा रहता है। बट आई थिंक वो टेस्ट का लेवल बढ़ता जाता है, बट आई थिंक फिर एक समय के बाद वंस यू स्टेड ऑन दैट पाथ एंड आपने डिस्पाइट ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर आपने अपना पाथ नहीं छोड़ा और आप वापस अपनी साधना भगवान के साथ आप जुड़े रहे, तो फिर आपको माला माल कर देंगे, फिर वो आपको ऐसा पार लगाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस आप बने रहोगे वहाँ तक, बस वही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। वैसे अभिषेक जी, आपने दोनों साइड देखी है, प्रोफेशनली साइड भी देखा और पर्सनली साइड भी देखा है, यूएस भी रहे हो, इंडिया भी रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें आपने देखी। पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप क्यों इतने स्पिरिचुअल हो गए, इतने एकदम काम सेंट्रिक हो गए? तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वैसे 2020 में स्टार्ट हुई थी, बट आई थिंक इन अ बिग वे इट स्टार्टेड अबाउट अ ईयर बैक, 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले की बात है। सो ऑब्वियसली इट स्टार्टेड विद अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन बिजनेस। बिजनेस में काफ़ी लॉसेस हुए, कई सारे हमारे क्लाइंट्स थे वो चले गए। तो एक ऐसा फेज आया वेयर आई वाज वेरी लॉस्ट, वेरी डिप्रेस्ड। तो मैंने अपनी मन की शांति के लिए मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया। तो पहले वैसे ही स्टार्ट किया, मतलब 10 मिनट होता था, 10 मिनट कर लिया, 5 मिनट, जितनी देर हुई किया। फिर धीरे धीरे अपने आप कैपेसिटी बढ़ती गई, और एक स्पेसिफिक मेडिटेशन प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करी, ना ही कहीं से सीखी ना ही कुछ, मैंने अपने आप स्टार्ट करी, विच वाज कि मैं अपने दिमाग को शांत नहीं करूँगा, मैं अपनी कानों से जितना सुन सकता हूँ सुनने की कोशिश करूँगा। मतलब मैं अपने कानों को जितनी दूर भेज सकता हूँ, अगर 2 किलोमीटर दूर कोई शटर बंद कर रहा है, कहीं हॉर्न की आवाज़ आ रही है, सब कुछ सुनने की कोशिश करूँगा और जज नहीं करूँगा। मतलब मैं इरिटेट नहीं होऊँगा इन आवाज़ों से, आने दो, बस मैं सुनता रहूँगा जितना सुन सकता। पता नहीं इस पर्टिकुलर मेडिटेशन टेक्नीक से क्या हुआ, बहुत ही जल्दी मेरे को यहाँ पे सेंसेशंस होनी स्टार्ट हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग, और इतनी स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस थी कि ये पूरे-पूरे दिन रहती थी। तो तब मेरा फिर इंटरेस्ट और इसमें थोड़ा गहरा जाना स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दूसरे मेडिटेशन टेक्निक्स, ये वो अपने आप ही, और धीरे-धीरे करके मेडिटेशन कब साधना में बदल गई मुझे खुद पता नहीं चला। फिर एक ऐसा टाइम आया, क्योंकि मेरे पास उस समय में काम भी ज़्यादा नहीं था, तो मेरी मेडिटेशन करने की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। तो पहले आधा घंटा बैठता था, फिर 45 मिनट्स, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर ढाई ढाई 3-3 घंटे। फिर ऐसा होने लग गया कि चलो अब कुछ नहीं है तो मेडिटेशन ही कर लेते हैं। तो इतना सुकून महसूस होना स्टार्ट हुआ इस एक्टिविटी में कि लाइक कुछ भी नहीं कर रहा तो यही कर लेता हूँ, बहुत अच्छा है।
तो करते करते ये बात आती है अगस्त की। तो अगस्त में जाके अगेन मेरी साधना जो है काफ़ी ऑल टाइम हाई पे थी। तो मैंने देखा कि मेरी क्यूरियोसिटी बनती जा रही है हर चीज़ में। लाइक आई एम वेरी क्यूरियस कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ मेरे को जाननी है। वो एक अलग टाइप का ड्राइव था। तो फिर मैं वो आंसर्स खोजने स्टार्ट करे एंड मज़े की बात है वो आंसर्स अपने आप आ भी जाते थे, अपने आप सामने प्रकट होते थे। मतलब आप एक स्टेप आगे लोगे तो फिर दुनिया भी आपको वो परोस के देती है। तो वो स्टार्ट हुआ। आई रिमेंबर 14 जनवरी की बात है ये। मैं एक क्वेश्चन को लेके बैठा हुआ था कि आत्मा को समझना है मेरे को कि इसका क्या आकार है, इसको इसको पाते कैसे, मतलब हाउ कैन आई कनेक्ट विद इट। तो बाई चांस की बात है एक वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे और खोलते के साथ नज़र आई। मैंने इस इंसान को कभी नहीं देखा पहले। तो उसका सिर्फ 1 या 2 मिनट में उन्होंने बहुत ईजी तरीके से समझाया एंड वो समझते के साथ मैंने जैसे बोलता है ना एक क्लिक सा हुआ कि आत्मा है क्या। तो उनका कहना ये था कि आप आत्मा को ढूंढ क्यों रहे हो, आप ही आत्मा हो। इट्स नॉट समथिंग दैट यू फाइंड, यू आर द सोल। बाकी सब इट्स द माइंड, द बॉडी, इट्स ऑल द डिफरेंशिएशन। सो इट्स द वे ही एक्सप्लेन्ड इट, इट रियली सिंक्ड विद मी। तो फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन करने बैठा एज यूजुअल। तो फिर उस दिन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस हुआ। तो आई थिंक मैं प्रॉबेबली 40-50 मिनट हो चुके थे उस टाइम पे एंड 40-50 मिनट के बाद मेरे को गर्दन पे एक स्ट्रॉन्ग सी सेंसेशन होनी स्टार्ट हुई। लाइक जैसे बाम लगाते हैं ना, जैसे बाम लगाते हैं एक हल्की सी गर्मी होती है, तो उस टाइप की एक सेंसेशन स्टार्ट हुई। लाइक मेरे को समझ में नहीं आया, मैं लगा रहा अपने उसमें एंड धीरे धीरे करके विद इन 5-10 मिनट्स में एक जैसे कहते हैं ना एक थरथराहट सी होने लगी, पूरा शरीर हैवी हो गया एंड स्पेशली ये वाला रीजन, नेक और शोल्डर रीजन। एंड एक प्रेशर फील हुआ, एकदम टाइटनेस, और ऐसा लगा कि कोई 1000 टन का वेट पड़ रहा है यहाँ पे। और ऐसा लगा कि अगर मैं ज़रा सा भी हिला ना मेरी हड्डियाँ टक 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 करके अभी टूट जाएंगी। एक एक्सेसिव वेट पूरा लोकलाइज इस रीजन में, और वो गर्मी बढ़ते बढ़ते एकदम गर्म हो गया यहाँ पे। तो उस समय में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब आई अंडरस्टूड कि कुछ आई हैव अनलॉक्ड समथिंग, कुछ नया हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। आई हैव मूव टू सम नेक्स्ट लेवल, सो कॉल्ड नेक्स्ट लेवल। बट हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जब मैं उस मेडिटेशन से निकला तो मेरी क्यूरियोसिटी फिर और बढ़ गई। मतलब आई वाज वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता ये। इट्स वन ऑफ दोज़ थिंग्स, जब आप बचपन में फॉर द फर्स्ट टाइम यू मैस्टरबेट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बट आप बता भी नहीं सकते किसी को। इट्स वन ऑफ दोज़ टाइप्स ऑफ फीलिंग्स कि आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। किसी को आप बताओगे तो उसको वैसे ही समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब बात कर रहा है, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये वो। तो फिर मैं अपने आप रिसर्च करता गया ये वो, तो फिर मेरे को समझ में आया कि मेरी विशुद्धि जो है ब्लॉक्ड है। मतलब 7 चक्र होते हैं जिसमें से विशुद्धि चक्र आपका थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो ब्लॉक्ड है, तो इसलिए जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो वो यहाँ आके लोकलाइज हो गया और वो आगे बढ़ने बढ़ने नहीं दिया उसमें। तो फिर मैं जितनी बार भी मेडिटेशन करता था उसके बाद वही होता था हर बार। यहाँ पे आके वो थरथराहट होती थी एंड यहाँ पे आके वो बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर फील होता था, वो फिर रुक जाता था। तो फिर मेरे को था कि चलो ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, मतलब आगे कैसे बढ़े यहाँ से। इंटरेस्टिंग सा एक कोइंसिडेंस है, मेरे को ना खांसी हो रही थी, मतलब खांसी का एक इशू था, जबकि मेरे को कोई सर्दी जुकाम कुछ नहीं था, राइट। और ये खांसी मेरे को 8-9 महीने से चल रही थी, मतलब बहुत टाइम से चल रही थी, रोज खांसी होती रहती थी, बट मतलब वैसे कुछ था नहीं, कोई जुकाम है वो। मेरे को समझ में नहीं आया कि है क्या। तो बाई चांस की बात है, एज आई गॉट डीपर इनटू दिस, एक चीज के बारे में मेरे को समझ में आया, व्हिच इज म्यूकस। तो म्यूकस अपने आप में, I know it's a very disgusting topic, but it's a very interesting field once you get into it. So म्यूकस का एक कोरिलेशन है बोथ फिजिकली इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ फूड यू ईट। जितना आपका अनडाइजेस्टेड फूड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है।
The second aspect of it from a spiritual angle is when you have a lot of repressed emotions. जब आपके बहुत ज़्यादा repressed emotions हैं और आपका विशुद्धि blocked है, तब आपका mucus production होना और आपको खांसी और ये टाइप के issues होना भी एक इसका एक symptom है. तो ये मेरे को थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा the more I read about it. तो फिर मेरे को ये था कि इसको सॉल्व करना है एंड बाय चांस की बात है अपने आप ऐसी सिचुएशंस प्रकट होने लगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस सरफेस पे आने लगे इवन इन कॉन्वर्जेशंस विद माय वाइफ और एट होम एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि ये अच्छा है मतलब इसको होने दो लेट इट ऑल गेट आउट आई रिमेंबर हैविंग सेशंस वेयर 5-5 6 घंटे आई एम स्पीकिंग अबाउट समथिंग एंड बस निकलता जा रहा है गंद निकल रहा है पुराने रिप्रेस्ड इमोशंस बचपन के और बाद के फिर बाई चांस की बात है एक गुरु मिले मेरे को जो मेरी मदर को योगा सिखाते थे तो बाई चांस मैंने एक बार उनके सामने ये बात रखी तो फिर उन्होंने मेरे को एक विधि समझाई कि आप इस तरीके से करिए आप पहले योगा करिए और योगा में ये आसन करो फिर आप प्राणायाम करो एंड फिर आप जो है अपनी साधना में उतरना तो एक फॉर्मेट होता है मेडिटेशन का विच इज यू ऑलवेज शुड डू कॉन्टेम्पलेशन फर्स्ट टू क्लियर योर माइंड देन डू योगा विच इज टू स्ट्रेंथन द बॉडी फिर प्राणायाम प्राणायाम सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको मेडिटेशन में अगर गहराई में जाना है तो प्राणायाम के बिना वो नहीं हो सकता प्राणायाम इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी मेडिटेशन उतनी ही गहरी होगी जितनी गहरी आपकी प्राणायाम है तो ये सब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा क्योंकि उससे पहले ना ही मैंने प्राणायाम सीखी थी या योगा सीखा था इट वाज ऑल वेरी स्कैटर्ड एक्सपीरियंसेस तो एक दिन है जो मैं आई थिंक ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा 16 सितंबर की डेट है ऑफ 16 सितंबर 2024 सो उस दिन क्या हुआ बाय चांस मैं यही स्टेप्स फॉलो कर रहा था पहले योगा किया फिर प्राणायाम करने बैठा प्राणायाम जब कर रहा था मेरे को म्यूकस निकलने लगा बहुत सारा चोक हो रहा था जब मैं भस्त्रिका कर रहा हूँ या कोई भी अनुलोम विलोम कर रहा हूँ तो मेरे को चोक हो रहा था बार बार सो आई वाज लाइक लेट इट कम आउट एंड वो मैं करता जा रहा हूँ ये निकलता जा रहा है करता जा रहा हूँ निकलते ही जा रहा है आई वाज लाइक कि ये कब तक चलेगा तो फिर मैंने उस दिन ठान लिया लाइक कोई बात नहीं मैं यहीं बैठा हुआ हूँ भले 8 घंटे लगे 10 घंटे लगे इसको तो मैं आज क्लियर करके रहूँगा आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने उस दिन आई थिंक 4 से 5 घंटे प्राणायाम करी है एक सेशन में एंड 3 टॉवल्स गीले करे हैं मैंने इट साउंड्स वेरी डिस्गस्टिंग बट इतना निकला है उस दिन बस मैं प्राणायाम करते जा रहा हूँ निकलता जा रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रही है आ कहाँ से रहा है निकलता जा रहा है तो ये प्राणायाम करने के बाद फिर मैं ध्यान में गया एंड नेचुरल मेडिटेशन था बट इट वेंट वेरी इंटेंस मतलब काफ़ी मतलब अब समय का पता नहीं चलता आपको कब क्या होता है तो हुआ क्या इस बार कि दोबारा से मेरे को वो एक एनर्जी राइज होते हुए फील हुई बट दिस टाइम अराउंड वो यहाँ पे रुकी नहीं इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड आई फेल्ट इट गो अप टिल माई सहस्रार आपका जो सातवां चक्र होता है तो वो एनर्जी राइज हुई एंड करते करते फिर आई फेल्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी कमिंग बैकवर्ड्स वापस अंदर आते हुए वो इतनी स्ट्रॉन्ग सोच थी वो एनर्जी की जस्ट लाइक आई स्टार्टेड रोरिंग करके एकदम जोर से एकदम रुद्र रूप है ना शिवा का वो वाला मतलब इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी डाउनवर्ड फोर्स में आनी स्टार्ट हुई इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स उस समय में क्या हुआ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी सर्ज हुआ एंड इंटरेस्टिंगली इनफ विद इन मे बी 10-15 seconds of this जैसे एक होता ना आपने प्लग खींच दिया है झटके से वो स्टॉप हो गया ये भी नहीं कि टेपर ऑफ हुआ है इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी सर्ज ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे कम हुआ इमीडिएटली कट ऑफ हुआ एंड मैं गिर गया पीछे बाय चांस मेरे पीछे सोफा था तो उसने संभाल लिया एंड जब ये साउंड इतनी जो मैंने ये साउंड क्रिएट हुई तो मेरी वाइफ दौड़ते हुए आई एंड आई वाज क्राइंग मतलब बस आंसू निकले जा रहे हैं इट्स लाइक एक्सटेसी वो खुशी के आंसू थे क्या था मुझे भी नहीं पता पर बस निकले जा रहे हैं जस्ट क्राइंग
उस समय में मतलब every cell of my body was in absolute bliss. मतलब एक स्थिरता, एक ठहराव जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था लाइफ में। और ये होने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस करी, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं बोलना चाहता ही नहीं था। जो साइलेंस होती है ना, वो मेरे को उस दिन समझ में आई क्या होती है। लाइक इट्स साइलेंस इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ when you get to a state of blissfulness and ecstasy like this, आप एकदम शांत हो जाते हो। तो मैं इशारों में बात कर रहा हूँ। मेरी अवेयरनेस इतनी हाइपर अवेयर हो गई थी कि वहाँ पे कोई स्कूटर जा रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, मेरी पैर की उंगली यहाँ से यहाँ गई है, मेरे को पता है ये हो रहा है। मतलब मेरे को सब कुछ जो भी हो रहा है, आई एम हाइपर अवेयर। सो ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड उस दिन जब मैं नहाने गया, तब मेरे को एक एक मिनट के लिए लगा कि दीक्षा ले लेता हूँ। मेरे को उस दिन जेन्युइनली ऐसा था कि दीक्षा ले लेता हूँ, बट समथिंग इनसाइड मी वाज लाइक आई कांट, बिकॉज़ आई हैव रिस्पांसिबिलिटीज, आई हैव अदर थिंग्स गोइंग ऑन। बट मेरे को एक चीज़ इतनी क्लियर हो गई थी उस दिन कि लाइफ अब सेम नहीं रहेगी। मतलब एवरीथिंग दैट आई वाज एंड वाज डूइंग अप टिल दैट डे, और अब यहाँ के बाद जो ज़िंदगी होने वाली थी वो अलग होने वाली थी। तो एक होता है ना, एक रास्ता कट जाता है आपकी लाइफ में, तो उस दिन मेरे लिए एक रास्ता कट गया था कि अब यहाँ से पाथ जो है अब अलग हो जाएगा। तो आज की ज़िंदगी में और उस टाइप की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है अभी? क्या डिफ़रेंस नज़र आया आपको? तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मेरे अंदर जो तमस था ना, वो चला गया। तो तमस क्या होता है? तमस बेसिकली आपका एक इनर्शिया होता है, एक आलस, लेज़ीनेस होती है। तो एक वो था पहले कि एक आराम से ज़िंदगी जीनी है, या बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं रखता था मैं अपने आप को, एक बहुत रिलैक्स स्टेट में रहता था। एक तमस था, एक रुकावट थी जो रोकती थी मेरे को आगे बढ़ने से, वो चली गई। आज मैं 18 घंटे, 20 घंटे भी काम करता हूँ, मेरे को थकान महसूस नहीं होती है। मतलब वो तमस पूरा चला गया लाइफ से, वो डर चला गया, वो अननेसेसरी स्टैग्नेशन जो थी, जो सेल्फ क्रिएटेड थी और वैसे भी अपने लाइफ़स्टाइल की वजह से थी, वो सारी खत्म हो गई। आई थिंक वो सबसे बड़ा चेंज रहा है मेरे लिए, जो एक पॉजिटिव चेंज रहा है। अभिषेक जी देखो, आप भी एक फाउंडर हो और हमको भी बहुत सारे फाउंडर फॉलो करते हैं, और पॉडकास्ट वो व्यक्ति देखता है जिसको कुछ करने का जुनून होता है, यार मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ और सीखना बहुत कुछ चाहता है। वो पॉडकास्ट को ज़्यादा देर तक सुनते हैं और लोगों की धारणाओं में से कुछ छोटी-छोटी बातें निकाल के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब आपके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक फाउंडर को कंपटीशन की प्रॉब्लम है, फंडिंग की प्रॉब्लम है या क्लैरिटी की प्रॉब्लम है? क्यों स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और क्यों स्टार्टअप आगे नहीं बढ़ पाता? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं पिछले 12-13 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने कम से कम 1000 से ऊपर स्टार्टअप्स के साथ काम करा है। इंडिया में, यूएस में, यूके में। और एक चीज़ मेरे को जो समझ में आई है इतने वर्षों के बाद, इतने लोगों से बात करने के बाद, वो ये है कि 95% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो एक रेस्टलेसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि लोग वो चीज़ें बना रहे हैं जिनकी दुनिया में एक्चुअल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 100 कंपनीज़ को लेंगे, उसमें से 5 या 6 कंपनीज़ होंगी जो वो चीज़ें कर रही हैं जिसकी दुनिया को एक्चुअल नीड है। 95 तो वो कर रही हैं जो उनको अच्छा लगता है कि हाँ, ठीक है, ये एक नया ट्रेंड है, तो ये कर लेते हैं, या ये प्रॉफ़िटेबल इंडस्ट्री हो सकती है, तो चलो इसमें हाथ मार लेते हैं। या ठीक है, मैंने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, तो चलो मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस चीज़ में है। बट दैट्स नॉट नेसेसरली वो चीज़ें जो दुनिया को वास्तव में चाहिए। अगर आप आज के टाइम पे देखो, एआई पे इतने टूल्स बन रहे हैं, इतने टूल्स बन रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। बट आप एक्चुअली झाँक के देखो, क्या दुनिया को, इस धरती को, इसके लोगों को इसकी एक्चुअल ज़रूरत है? मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं है। इनफैक्ट ये चीज़ें हमें एज़ अ ह्यूमैनिटी एक गलत डायरेक्शन में लेके जाती हैं। सो होता क्या है विद मोस्ट फाउंडर्स, दे लैक क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। सो एक तो आपका स्टार्टिंग प्रोसेस ही आपका आइडिएशन ही गलत हो जाता है इन लॉट ऑफ वेज। सेकंड है कि एक बार लोग कर भी लेते हैं आइडिएशन, तो आगे चल के
क्लैरिटी हर स्टेज पे, बिकॉज क्लैरिटी इज नॉट अ ब्लैक एंड वाइट थिंग जो एक बार होती है, वो हर स्टेज पे चाहिए। आप किसको हायर करना चाहते हो, किसको नहीं रखना चाहते हो, किससे फंडिंग लेना चाहते हो, क्या। तो इन चीज़ों पे लोग ज़्यादातर डगमगा जाते हैं, एंड वहाँ से एक बेचैनी का एक बवंडर सा स्टार्ट होता है बिजनेसेस में, जो ज़्यादातर बिजनेसेस को खा जाता है। So that's why the success rate of most businesses is what, less than 10%, I believe, right? बट अभिषेक जी, अगर हम ऐसे बात करें तो ये तो सदियों से बात चली आ रही है कि अगर किसी को पता ही चल गया है कि मुझे क्या पेन पॉइंट सॉल्व करना है किसी भी बिजनेस का, किसी भी चीज़ का, तब तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई ना। क्योंकि दुनिया तो इसी रेस में भाग रही है कि मैं आज ये कर लेता हूँ, कल ये कर लेता हूँ। वो उसका एक राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? See, गलत as such, कुछ गलत इसमें सही गलत की बात नहीं है, आप करने को कुछ भी करो। बट आई थिंक अगर आप सक्सेस ढूंढ रहे हो, इफ यू वांट बिग सक्सेस, एंड बिग सक्सेस का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता ना, एक सुकून की भी एक फीलिंग होती है। सी द प्रॉब्लम विद मोस्ट फाउंडर्स इज, चलो ठीक है आपने एक बिजनेस बना लिया, आपने बहुत अच्छा भी कर लिया, बट आप ज्यादातर फाउंडर्स के साथ देखोगे दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट फुलफिल्ड, एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑलवेज अ ट्रायल एंड एरर विद अ लॉट ऑफ पीपल, कि आप एक चीज ट्राई करते हो, फिर वो नहीं चलती है, फिर एक और चीज ट्राई कर ली। सो अगेन, डेप्थ नहीं है इन मोस्ट केसेस, वो गहराई से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द मार्केट नीड्स, या एक प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने के चक्कर में कि चलो ये हो सकता है चल जाएगा, एंड दैट्स वेयर द इशू कम्स। नहीं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब क्या वो कोई भी बंदा जब प्रोडक्ट बनाता है तब वो उसको ईगो पे ले लेता है कि यार नहीं मुझे ये बनाना ही है, इस ट्रैप में फंसता है या फिर नहीं? आई थिंक सो, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फॉल इनटू दैट ट्रैप कि अगर मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी है तो इसको मेरे को लेके ही जाना है एक सर्टेन डायरेक्शन में, और उसकी एक, आई थिंक एक बेचैनी टाइप हो जाती है जब आप कोई एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। आप अननेसेसरी एक टाइमलाइन दे देते हैं कि मेरे को इस टाइमलाइन तक करना ही करना है, और वो नहीं पूरी होती तो फिर वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। फिर आप रेवेन्यू गोल सेट कर लेते हैं कि ये कर रहा हूँ तो इतना तो रेवेन्यू होना ही चाहिए, या नहीं तो फिर वर्थ इट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग सेट करने लग जाते हैं, जहाँ से आपकी बेचैनी स्टार्ट होती है। अल्टीमेटली लास्ट में आप रेवेन्यू नंबर पे आके रुक जाता है हर फाउंडर। ये ट्रू है? वो तो है, वो तो है। आई थिंक किसी भी बिजनेसमैन के लिए आई थिंक द रेवेन्यू इज द एंड गोल, बट आई थिंक आप अप्रोच कैसे करते हो उस पे। मतलब कैसे रखे आपके हिसाब से? क्या एक स्टार्टअप फाउंडर की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे रखा जाए उसको? आई थिंक आज के समय में, एंड इट विल साउंड वेरी कॉन्ट्ररी टू द एक्चुअल वे, आई थिंक लोगों को थोड़ा स्लो डाउन करने की जरूरत है। बहुत फास्ट हो गया है। आई थिंक स्टार्टअप फाउंडर्स नीड टू बी स्लोअर इन टर्म्स ऑफ देयर, इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ उनका जो एम्बिशन है चीज़ों को लेके। आई थिंक उस उन सारी चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेसिव एम्बिशन, ये ओके मैं स्टार्ट करते के साथ इतने मिलियन रेज कर लूँ, इतने की रेवेन्यू कर लूँ। सी होता क्या है, हम सिर्फ टॉप का 1% देख रहे हैं, ऊपर ऊपर का। द 99% ऑफ द स्टार्टअप्स दैट फेल और डोंट मेक इट और aren't able to operate at that level, उसके पीछे जो मेंटल केओस क्रिएट होता है लोगों की लाइफ में, वो दिखता नहीं है। तो दैट्स व्हाई ऐसे कि थोड़ा स्लो करने की ज़रूरत है। आई थिंक वी नीड टू डिसेलरेट रादर देन एक्सेलरेट। आज के टाइम में तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ये। मतलब जितना ज़्यादा आप थोड़ा स्लोली और स्टडी चलोगे उतना शायद आप ज़्यादा फास्ट ग्रो कर पाओगे, लंबे टाइम तक ग्रो लंबे कर टाइम तक ग्रो कर पाओगे और सुकून रहेगा। अगर सुकून ही खो दिया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, बट एंटरप्रेन्योर को तो बोला ही जाता है ना कि ये हसलर है, कि मतलब उसको हसल करते ही रहना है पूरे टाइम पे। अगर वो हसल नहीं करेगा तो शायद वो कुछ कर नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। मुझे भी कितनी बार ऐसा लगता है मैं क्यों भाग रहा हूँ यार, मैं क्यों कर रहा हूँ इतना सब कुछ, मैं सब कुछ छोड़ के एक छोटा सी काम भी तो कर सकता हूँ। फिर लगता है कि नहीं यार, सब कुछ वैसे ही, मतलब एक आप अरबों रुपए की कंपनी बना लोगे तब भी तो खराब होना ही है, लास्ट में तो कुछ आना नहीं है हाथ में। और क्योंकि आप आने वाले टाइम पे एक आपके सिग्नेचर भी मायने नहीं रखते आपकी कंपनी में, क्योंकि आपकी कंपनी तो कोई और चला रहा होता है। फिर लगता है कि यार अभी नहीं करा तो फिर कब करा। तो इस चीज़ को कैसे रोका जाए? मतलब हर फाउंडर की एक ही विडंबना है ये। सी आई थिंक ज़्यादातर फाउंडर्स जो है ना, वो बाहर की तरफ ज़्यादा देखते हैं। सो एक्चुअली इन सब चीज़ों में कोई सही गलत नहीं है। मेनली हम, आई थिंक हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी का उद्देश्य अलग होता है। किसी का गोल हो सकता है कि 100 करोड़ की कंपनी बनाना है, बट किसी के लिए दैट माइट नॉट बी द गोल। बट यही तो क्लैरिटी चाहिए। आप एक छोटा बिजनेस बना के भी बहुत खुश रह सकते हैं।
बट दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली बाहर देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ओके आजकल मार्केट में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सारे टूल्स यूज़ हो रहे हैं, फाउंडर्स हमारे फील्ड में इतने रेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के आई थिंक ज़्यादातर लोग बहक जाते हैं। एंड यही इसी चीज़ को सेंटर करना और वो एक स्टेबिलिटी रहना कि नहीं, मेरा उद्देश्य ये है, मेरी चादर इतनी है, मेरे को इतना फैलाना है, एक बार मैं इतना कर लूँ फिर आगे देखते हैं। आई थिंक वो एक बार आने लगेगा लोगों में, तो बिजनेस विल नॉट जस्ट बी अ हसल, इट विल बी अ फन प्रोसेस। सी ऊपर नीचे तब भी होते रहते हैं लाइफ में और बिजनेसेस में तो स्पेशली, बट एटलीस्ट आप एकदम ही अपना दिमाग खो के और उस टाइप की सिचुएशन में नहीं जाओगे, आप एटलीस्ट मोर कंट्रोल्ड रहोगे, तो आपका एक ओवरऑल लॉन्ग जर्नी आपकी अच्छी बैठ जाएगी। बट ऐसा अभिषेक जी, अगर बात करें है ना, जैसे अपने बात की कि अगर प्रोडक्ट बना रहे, चीज़ें काम कर रहे हैं, बहुत सारा रेस्टलेसनेस काम कर रहे हैं, ये भी करना वो भी करना है। अभी सोशल मीडिया का दौर आ गया बहुत खतरनाक लेवल पे, पहले तो कम था बट अभी एक्सट्रीमली है, और मैं बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कोच से भी बात करता हूँ। अब होता क्या है, वो ना मैनिफेस्टेशन को सिर्फ बता देते हैं कि एक लग्जरी कार ही आपको इमेजिन करनी है, एक 15-16 बीएचके का एक बंगलो ही इमेजिन करना है, और इतना मालामाल वो रिच करके कार्टून आता था ना, कि वैसा पैसों के अंदर खेल रहे हो, कूद रहे हो, वैसे ही आपको मैनिफेस्टेशन करना है। तो क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ वहीं तक ही रह गया है क्या? एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है क्या? तो मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन एक सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है आज के टाइम पे, बिकॉज मैनिफेस्टेशन ज़्यादातर जो लोग बात करते हैं, इट्स बेसिकली विशफुल थिंकिंग, कि आप बैठो और इच्छा करो कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना मिल जाए, और विजुअलाइजेशन कि मैं ये विजुअलाइज कर लेता हूँ, वो विजुअलाइज कर लेता हूँ। सी आई एम नॉट अगेंस्ट दीज थिंग्स, मतलब आई थिंक ये चीज़ें इन चीज़ों का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, बट आई थिंक वास्तव में मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आपको क्लैरिटी हो, ट्रू डीप इंटरनल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को चाहिए क्या। आप किसी भी कॉलेज के बच्चे से पूछ लो आज, हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, हर किसी को फेरारी चाहिए, हर किसी को बड़ा बंगला चाहिए, बट अगर आप एक्चुअल में घुस के देखें, या अगर वो इंसान खुद में गहराई में उतर के देखेगा, उसको एक्चुअली पता चलेगा कि दीज आर नॉट नेसेसरली व्हाट दे वांट। उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए, उनको लगता है उन्हें ये चाहिए। एक बड़ा घर किसको नहीं चाहिए? एक अच्छी गाड़ी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, बट इट्स नॉट नेसेसरली व्हाट यू नीड इन दैट मोमेंट। तो होता क्या है कि लोग इच्छा करते रहते हैं और वो कभी मैनिफेस्ट एक्चुअली होती नहीं है, क्योंकि अगर मैनिफेस्टेशन इस तरीके से वर्क करती, हर कोई करोड़पति होता, हर किसी के पास फेरारी होती, हर किसी के पास ये होता, बट वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये बाहर की दुनिया को देख के आपने ये विशफुल थिंकिंग का एक एक सर्कल बनाया हुआ है। सो आई थिंक लोगों को इससे हट के गहराई में जाने की ज़रूरत है, अपनी खुद की गहराई में जाने की ज़रूरत है, टू अंडरस्टैंड व्हाट दे ट्रूली वांट। नाउ वंस यू नो आपको ट्रूली चाहिए क्या, तो मैनिफेस्टेशन अपने आप होने लगेगी। बिकॉज़ जब आपने क्लटर हटा दिया, तो जो सही चीज़ है वो ही रहती है, और फिर वो 10x स्पीड पे भागेगी। तो मेरे मेरे लिए क्लैरिटी इज़ वन थिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी, कि अगर मैं क्लियर हो जाऊँ मेरे को एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या, और मैं सारी फालतू की चीज़ें निकाल दूँ ऊपर से, तो मैनिफेस्टेशन जो है अपने आप होने लगती है। मतलब किसी भी चीज़ को आप तराश लो अपने अंदर ही, कि मतलब जैसे मेरे को अभी राइट नाउ क्या रिक्वायरमेंट है कुछ आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, या कुछ करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर मैं समझ लिया, तो शायद वो 10x स्पीड से भागेगी। लेट्स टॉक अबाउट विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन एक पावरफुल प्रैक्टिस है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं। सो ज़्यादातर कहा जाता है कि आप विजुअलाइज करिए कि मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, या मेरे को ये घर मिल जाए, पर जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे लोग विजुअलाइज ही नहीं करते। आपको ये विजुअलाइज करने की ज़रूरत है कि मैं एक शांत इंसान हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट मैं उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाता हूँ। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मैं किसी पे चिल्लाता नहीं हूँ। कोई ये विजुअलाइज़ नहीं करता। कोई ये विजुअलाइज़ नहीं करता कि मेरे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, केसेस आ रहे हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, और मैं तब भी एकदम निडर और एकदम स्थिर हूँ। ये चीज़ें होती हैं विजुअलाइज़ करने की। आई थिंक जब आप इन चीज़ों को विजुअलाइज़ करने लगते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बनने स्टार्ट होते हैं। बिकॉज़ सी अगर मैं ये बोलूँ ना कि मेरे को गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी तो बाहर की चीज़ है,
वो जब आएगी नहीं आएगी वो एक अलग सिचुएशन है, बट मैं एक शांत इंसान बन जाऊं वो मेरे कंट्रोल में है। तो व्हेन आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट, धीरे धीरे एक लंबे समय में आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आने स्टार्ट होते हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर आप लाइफ को उतना बेटर हैंडल करोगे, और देयरफॉर आप जो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक्सटर्नल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें, वो धीरे धीरे लाइन से आपको धीरे धीरे मिलने स्टार्ट हो जाएंगी आपकी योग्यता के हिसाब से। मतलब मेरे को एक चीज़ समझाओ यहाँ पे सर, आप आपके हिसाब से, जैसे मान लो आप अमेरिका में रहे हो बहुत टाइम तक, वो लोग ज़्यादा अपने से ऐसा देखा जाता, मतलब मुझे नहीं पता अभी, मतलब दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए कि उन लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें हैं करने की, मतलब पूरा उनका जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छे से बना हुआ है, और इंडिया का इकोसिस्टम थोड़ा कम बना हुआ है कि जहाँ पे आपको चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिल पाती, वहाँ पे आप शायद काम करोगे तो आपको आसानी से मिल पाएगी। तो क्या उन लोगों का मैनिफेस्टेशन, उन लोगों की क्लैरिटी, अमेरिकन्स की या फिर जो अब्रॉड रहते हैं, उनकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हम लोगों से, या हम लोग थोड़ा सिर्फ कार और बंगला तक ही सीमित है? आई थिंक काफ़ी डिफरेंस है। सी आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ सोशल इकोनॉमिक फोर्सेस जो इस चीज़ में आ जाते हैं, कि एक देश काफ़ी आगे और एक पीछे है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ चेंजेस पता चलेंगे, क्योंकि अमेरिका 300 साल पुराना देश है अप्रॉक्सीमेटली, हमारा काफ़ी पुराना है, बट हमारे साथ बहुत बुरा भी हुआ है। हम तो 5000 साल पाँच पुरानी हज़ार, सभ्यता की हाँ, बात करते हैं। एग्जैक्टली। ऊपर हमारे साथ कितनी बार मतलब मुगलों ने करा, फिर अंग्रेज़ों ने राज करा, और उसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। तो आई थिंक ये बड़े फैक्टर्स हैं अगर मैं ब्रॉड लेवल पे कैटेगराइज करूँ। बट आई थिंक मतलब जो समय मैंने वहाँ निकाला है, एंड जो एक डिफरेंस मैं देखता हूँ अमेरिकन, इनफैक्ट मेरे काफ़ी एम्प्लॉयज़ भी रहे हैं जो अमेरिकन्स थे, एंड जो मैं यहाँ के लोगों में देखता हूँ, अ, वो एक फुर्तीलापन होता है जो मैंने देखा है वहाँ के लोगों में, कि दे गेट थिंग्स डन क्विकली। एक एक्टिवनेस है जो आई थिंक यहाँ पे है लोगों में, बट आई थिंक वाइडली नहीं देखा जाएगा। इट्स नॉट, आई कांट पुट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, एंड ऑब्वियसली यू कांट पुट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट देयर एज वेल, बट एक लार्ज लेवल पे दिस इज वन डिफरेंस दैट आई सी। बिसाइड्स दैट आई थिंक एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है लोगों में वहाँ पे। वहाँ पे मैंने देखा है कि एक मैकडॉनल्ड्स में एक बंदा जो लिटरली बर्गर्स बनाता है फॉर अ लिविंग, वो $7-8 $10 की वेज पे काम कर रहा है, वो बंदा भी इतना दिमाग रखता है कि यार मेरे को पाई पाई इकट्ठा करके मेरे को एक ऐप बनानी है, एक टेक्नोलॉजिकल वो करना है। क्योंकि मेरे कई सारे क्लाइंट्स ऐसे भी रहे हैं जो बहुत छोटी नौकरियां करते थे, बट दे सेव्ड अप मनी एंड दे कम टू अ डेवलपर एंड लाइक यार मेरे को ये वो करना है। वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। यहाँ पे, एंड इसका अगेन एक दूसरा डिफरेंस आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी। अमेरिका में एक सोशल सिक्योरिटी नाम की एक चीज़ है कि गवर्नमेंट आपके पीछे खड़ी हुई है, तो मे बी उसका भी एक फ़र्क पड़ता है। यहाँ इंडिया में वो नहीं है, तो हो सकता है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं हो, बट इसका भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, ग्लोबली शोर बढ़ता ही जा रहा है ओवरऑल, तो आई थिंक क्लैरिटी इज़ अ इशू अक्रॉस द बोर्ड। बट आई फील यूएस का एक कल्चर है व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट, एंड अगेन एज आई सेड दैट स्पीड, दैट एक्टिवनेस, दैट इज़ देयर मेन नहीं, बट कैटलिस्ट। मुझे आप ये बताओ, रीज़न मेरे को ऐसा पता करना है, क्या अध्यात्म इंडिया को कमज़ोर करने का रीज़न है? क्या हम लोग बार-बार अध्यात्म की ओर चले जाते हैं, आँख बंद करके बैठ जाते हैं? उस ये मेन रीज़न है कि हमको लोगों को क्लैरिटी कम है? या फिर वास्तव में एक सोशल प्रेशर है और वहाँ पे ये काम नहीं होता है, इस वजह से वो लोग ज़्यादा एकदम डेवलप्ड कंट्री में गिने जाते हैं? ये कारण हो सकता है, बट मैं ये कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अध्यात्म की वजह से हमारी प्रोग्रेस पीछे है। आई थिंक वो कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और प्रॉब्ली गलत बात हो जाएगी। बट हाँ, अध्यात्म से लोग कंफ्यूज ज़रूर हैं हमारे देश में, इसकी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इतनी ज़्यादा माइथोलॉजी है। अगेन इट्स ऑल गुड, बट एट द सेम टाइम किसी ने किसी को वरदान दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। लोग इन चीज़ों में इतने कंफ्यूज और इतने लॉस्ट हैं कि उनको उस चीज़ का एहसास नहीं है कि मेरे को क्या करना है। एट द एंड ऑफ द डे आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, कुरान पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, बट आपको अपने अंदर आप क्या उतारते हो वो मैटर करता है, द एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी। So I feel as a nation, we need to move towards a more practical spirituality rather than philosophical spirituality.
आई थिंक हर हिंदुस्तानी को ये पूछने की ज़रूरत है कि इसमें मेरे लिए क्या है। यू ऑलमोस्ट हैव टू बी सेल्फिश एंड आस्क कि आज अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ या मैं इस इंसान को सुन रहा हूँ, तो इससे मैं क्या ले सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। एंड जब आप उस लेवल पे आओगे तो ये फिलोसफिकल चीज़ें हट जाएंगी, इट विल बिकम वेरी प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल लेवल पे लाना ही हमारा काम है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आज के टाइम पे अगर ऐसा देखा जाए तो हर एक फाउंडर या फिर हर एक बंदा घर पे जाने के बाद 2 घंटे तो शायद भगवत गीता या फिर महाभारत या फिर रामायण मतलब सारी चीज़ें को देखता परखता है, पर उससे उसकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट लाना उस पर बात नहीं करेगा। करेक्ट, सही बात है। अगर आप आज देखो, स्पिरिचुअलिटी का एक अच्छा बूम आया है पिछले आई थिंक 1 डेढ़ साल में, स्पेशली थ्रू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट ये वो। बट आई थिंक ये स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दिस, दिस इज स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। हाँ, कि मैंने किसी चीज़ को सुन के मैं एक्साइट हो गया, कि आप एक्साइट हुए हो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके अंदर उतरी है वो चीज़। आपको कोई चीज़ समझ में आ सकती है, पर उसका मतलब नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में उतरी है अभी। तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोगों के लिए चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई करें कि लोग उन्हें डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकें। आई थिंक तब जाके वो प्रैक्टिकल होता है, तब जाके वो किसी काम का है। क्योंकि मैं 500 पेज पढूँ, किसी ने कुछ किया, ये वरदान दिया, आसमान में ये हुए, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। अगर मैं घर जाके घर पे लोगों पे चिल्ला रहा हूँ या अपने ऑफ़िस में चिल्ला रहा हूँ लोगों पे, मैंने कितनी भी भगवत गीता पढ़ी हुई हो, उसका क्या मतलब? इट मीन्स नथिंग। अगर मेरे मन में शांति नहीं है, राइट, मैं 2-2 रुपए के लिए लोगों से बार्गेनिंग करता हूँ, राइट, मैं अपने सब्जी वाले को 1-1 रुपए के लिए तरसा देता हूँ, मैं हर चीज़ में चै-चै करता हूँ, तो मैं कितनी भी भगवत गीता पढ़ लूँ, कोई भी ग्रंथ पढ़ लूँ, उसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है। अभी अपन अमेरिका की बात कर रहे थे, मतलब कुछ टाइम पहले तो ऐसा था कि अमेरिका जाना मतलब इंडियंस और मैक्सिकन्स के लिए मतलब बहुत एक बोला जाता था कि नहीं यार वहीं जाना है, वहाँ पे हमारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी अच्छे का। पर जब से ट्रम्प आए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि ये इल्यूजन हो गया एक तरह से। तो क्या वास्तव में ये ट्रू बात है, मतलब लीडरशिप इतना डिक्टेटरशिप हो सकती है कि मतलब लोग वहाँ जाने से भी कतराए या फिर मतलब आपको लगे कि यार हम वहाँ जाके अब कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मैं यूएस में था 2013-14 के टाइम से लेके अबाउट 2016-17, जब ट्रम्प सबसे पहली बार इलेक्ट हुए थे। एंड ये मैंने अपने सामने देखा है, जहाँ पे लोग सड़कों पे रैलियाँ निकल रही हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर। उस टाइम पे आई थिंक वो चल रहा था, इस बार कुछ आई थिंक कुछ और सीन है। बट एक चीज़ मैं कह सकता हूँ अमेरिका के बारे में कि इट इज़ अ कंट्री दैट लिव्स इन फियर। डर में ही रहते हैं लोग। अब वहाँ के नागरिक डर में रहते हैं या नहीं वो नहीं पता, बट एटलीस्ट जो बाहर से गए हैं ज़्यादातर वो लोग तो ज़रूर डर में रहते हैं। आप वहाँ का पूरा सिस्टम समझिए। द एंटायर मेडिकल सिस्टम वर्क्स ऑन इंश्योरेंस। यू आर ऑलवेज वरीड कि मेरे को इंश्योरेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके प्रीमियम्स कितने हैं, क्योंकि वहाँ के प्रीमियम्स भी उस हिसाब से हैं। आप उनकी टीवी खोलिए, ज़्यादातर एड्स आपको इंश्योरेंस के मिलेंगे। वहाँ पे हमेशा इस बात का डर रहेगा आपको कि अगर मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कोई मेरे को पुल ओवर ना कर ले, या ये ना हो जाए, या कोई मेरे को पकड़ ना ले। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके सर पे हमेशा एक तलवार टंगी रहती है कि कोई लॉ सूट ना कर दे, कोई लीगल नोटिस ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटिजियस सोसाइटी है। आपको बात-बात पे पिन मारने के लिए बहुत लोग खड़े हुए हैं। एंड वो एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे द लॉ हैज़ बिकम अ वेपन। सी द लॉ इज़ अ गुड थिंग टू हैव। सी द लॉ इज़ देयर टू प्रोटेक्ट द पीपल। लॉ बनाया इसलिए जाता है कि उस देश के लोगों को प्रोटेक्ट करा जाए। बट जब आप उस लॉ को वेपनाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो, तो इट बिकम्स अ हार्मफुल थिंग। अभी ट्रम्प के साथ यही हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर सेशन दैट ही इज़ हैविंग। अभी क्या हो रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स और बहुत सारे दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यू नो कर्जा लेके अपने उनके पेरेंट्स अपने घर को गिरवी रख के कैसे भी पैसे जमा करके बच्चों को पढ़ाई करने भेजते हैं, वहाँ जाके उनके
पूरे उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, उनका सर्विस टर्मिनेशन कर दिया जाता है कि आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 10-15 डेज। अब आप ये सोचिए वो बच्चे कितने डर में हैं वहाँ पे कि मेरे साथ ना हो जाए, मेरे साथ ना हो जाए। तो ये एक ऐसा सिचुएशन बन गई है जहाँ पे कोई खुश नहीं रह सकता, और जहाँ आप खुश नहीं रह सकते ना, आपकी मेंटल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो देश कितना भी अच्छा हो, कितनी भी चकाचौंध हो, अच्छी सड़कें, बड़ी बिल्डिंग्स, उसका कोई मायने नहीं रखता अगर आप हमेशा डर में रहते हैं तो। ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरे को पता है, मैं इतने डर में रहा हूँ उस दौरान, और उसके आने के बाद भी दैट कैरीड फॉरवर्ड फॉर मैनी ईयर्स। तो वो बहुत समय लगा उससे निकलने में। तो मैं तो एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, अगर आज कोई बच्चा अमेरिका जाने की सोच रहा है, मत जाओ। सेव योर मनी, आप कहीं और चले जाओ, इंडिया में ही पढ़ाई कर लो या किसी और देश एक्सप्लोर करो, बट अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को डर में रख के, अपने आप को डर में रख के, और इतना पैसा लगा के किसी दूसरे देश में जाना जहाँ पे आपको वो वेलकम भी नहीं कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट पे जाओ और आपकी इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है कि लोगों को वहीं से वापस भेजा जा रहा है आजकल। तो ऐसे देश में आप क्यों जाना चाहते हो? क्यों अपनी इंसल्ट कराने जा रहे हो आप? कोई सेंस ही नहीं बनती है। तो आई थिंक अमेरिका का जो वो एक फेज़ था, अब आई थिंक इतने स्ट्रिक्ट मैंडेट्स के साथ आई थिंक अब वो उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। मतलब लोगों को जाना नहीं चाहिए, मतलब अपने देश में रह के मतलब जो आप फ्रीडम से काम कर सकते हो शायद वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते करेक्ट, एट द एंड ऑफ द डे आपकी मन की शांति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शांति नहीं हो तो क्या कर लोगे आप जाके? एंड आई थिंक ऑलरेडी हम वो ट्रेंड देख रहे हैं। आई थिंक इस साल आई थिंक अबाउट 50% का ड्रॉप आया है इन एडमिशंस। एंड आई थिंक ये अगर चलता रहा, जब तक ये लोग अपने लॉ को एज अ वेपन यूज़ करते रहेंगे टू यू नो टेक इट अगेंस्ट देम। मतलब ऐसे ऐसे बच्चों के साथ हुआ है कि किसी की छोटी सी पार्किंग टिकट थी, उनका एडमिशन कैंसिल करके उनको वापस भेज दिया गया पार्किंग टिकट के एक साथ। पार्किंग टिकट के लिए। और कई सारे तो ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कोई केस ही नहीं था, मतलब उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, कोई कुछ नहीं करा है, बस एक दिन ईमेल आता है कि भाई आप देश छोड़ के निकल जाओ। तो आप इस तलवार के साथ बैठे रहोगे तो फिर क्या क्या पढ़ाई करोगे, क्या फोकस कर पाओगे अपने करियर पे? बट जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, तब ये पढ़ने को तो ये मिला कि वहाँ का जो लॉ है वो ये बोलता है कि आप है ना, ट्रैफिक रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, कि बस आपको वायलेशन किसी भी केस में नहीं करना। वो तो अब किसी भी देश में आप कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा, अगर वो वायलेट करेगा चीज़ें तो उसके लिए तो खतरा ही साबित होगी ना। तो ट्रैफिक वायलेशंस, सी अब वहाँ के ट्रैफिक वायलेशंस ऐसी-ऐसी चीज़ों पे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ हुआ है ये कि बाय चांस की बात है, एक रेड लाइट थी, एंड जो वास्तविक में जो एक्चुअली होता है कि एक रेड लाइट होती है तो सब लोग धीरे होने स्टार्ट हो जाते हैं एज़ यू अप्रोच द रेड लाइट। तो बाय चांस की बात है, मेरे सामने एक बाइक पे कोई इंसान था। बाइक्स यूजुअली कम देखने को मिलती हैं। तो मैं जैसे इस रेड लाइट की तरफ आया था, धीरे हुआ, एंड आई थिंक बाइक और मेरे बीच में आप और मेरे जितना डिस्टेंस होगा, एक पुलिस ऑफिसर आता है और मेरे को टिकट देता है, एंड वाज ऑलमोस्ट रेडी टू अरेस्ट मी एट दैट पॉइंट कि बिकॉज आई गॉट टू क्लोज टू अ बाइक, जबकि वो इतना क्लोज था भी नहीं, एंड सिचुएशनली इट वाज अ रेड लाइट। तो वो इट्स नेचुरल दैट यू गेट दैट क्लोज। अब आप इस तरह की चीज़ों पे ट्रैफिक वायलेशंस देना स्टार्ट करोगे, एंड वो आपके रिकॉर्ड पे जाता है, एंड वो हमेशा रहता है। तो अब क्या, मतलब अब उस चीज़ का क्या ही वो है। मतलब वहाँ गाड़ी भी नहीं चला सकते। मेरे लिए वहाँ पे गाड़ी चलाना एक हेडेक था। सही बताऊँ, मैं जितनी बार वहाँ गाड़ी निकालता था ना, हमेशा ये रहता था कि भगवान आज ना हो। और क्योंकि वो छोटे-मोटे फाइन्स भी नहीं है, क्योंकि अब जब यहाँ से जाते हो, यू नो योर आई मीन योर पेरेंट्स आर फंडिंग इट, और यूएस आईएनआर आप कन्वर्जन करोगे तो वहाँ के फाइन्स भी आपको एक-एक फाइन 30,000 40,000 रुपए का फाइन, 50-50, मैंने लाखों रुपए फाइन्स दिए हैं जस्ट एज़ अ स्टूडेंट। जबकि मैंने कभी पी के गाड़ी नहीं चलाई या कभी उस टाइप के वायलेशंस नहीं करे कि जिससे किसी को हार्म हो सके। फालतू चीज़ें, बट वो फिर वही होता है ना कि आप पढ़ाई करने गए हो और इन चीज़ों में आप उलझ जाते हो और इतने परेशान हो जाते हो, आपके पास उसमें पैसे भी नहीं होते। तो वो जो एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है और एक बेचैनी सी क्रिएट करता है उस टाइम पे, वो बहुत दिक्कत देती है बच्चों को। तो अभिषेक जी, ये सबके साथ है, मतलब ये एक जनरलाइज चीज़ है या फिर एक्सेप्शन है? आपके साथ एक्सेप्शन हुआ मतलब, क्योंकि जनरलाइज भी करना जरूरी है इसको, क्योंकि लाखों लोग वहाँ पे जाते होंगे तो वो इस डर के कारण नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ होती है। आई थिंक डिपेंड्स आप कितना इन्वॉल्व होते हो, राइट? अगर मतलब आई थिंक मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे चूज़ करते हैं कि इन चीज़ों में ना पड़ें, कि लाइक गाड़ी-वाड़ी नहीं लेते, ये नहीं लेते, तो ये सब फिर आप वो ऑब्वियसली अवॉइड कर देते हो।
But the problem is there. The law as a mandate is throughout the country. अब किसी के साथ ज़्यादा हो सकता है, किसी के साथ कम हो सकता है, इट कैन वेरी. बट उसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट वर्थवाइल टू बी देयर. ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बट वही बात है कि आज के टाइम पे पहले तो फिर भी ये मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट अगर आज का टाइम अगर आप देखो स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है. तो वो मैंडेट्स पहले तो स्ट्रिक्ट थे ही, बट अब बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं. तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, बट एट मास लेवल इट इज़ अ प्रॉब्लम. तो क्या चाहते हैं ट्रम्प, मतलब चाहते हैं कि इंडियन सब वहाँ से चले जाए तो बेटर है ना, फिर तो इंडिया के लिए ही बेटर है. आई थिंक उनका ये है कि सब कुछ हमारे उसमें रहे. इट्स बिकमिंग अ सिचुएशन ऑफ ईगो नाउ. Actually, I see a very egoistic type of rule with Trump rather than a more sensible कि okay country के लिए क्या सही है. It's more like कि we are the best, we are the best. So anything that comes from a place of ego, वो फिर इस टाइप के repercussions ज़रूर create करती है. क्या आपको लगता है इंडिया में भी ऐसा हो रहा है अभी कि वी आर द बेस्ट? अभी तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए शायद, ऐसा पेपर में आ रहा है आजकल. आई थिंक हमारे यहाँ हो रहा है, बट उस लेवल पे नहीं हो रहा कि इट्स बिकमिंग अ थ्रेट टू अदर पीपल और एनी ऑफ दैट. आई थिंक यहाँ पे इट्स मोर ऑफ फाइंडिंग आवर कॉन्फिडेंस अगेन. आई थिंक थोड़ा इसका फ्लेवर अलग है. वहाँ पे फ्लेवर बहुत अलग है. वहाँ पे इट्स मोर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एरोगेंस कि वी आर द बेस्ट, सो इट्स आवर वे और द हाईवे. तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, अभी बहुत अलग है. अब ये कंटेम्पलेशन की बात अभी कर रहे थे, ये क्या होता है, ये वर्ड क्या है, क्यों यूज में आता है इतना? सो कॉन्टेम्पलेशन अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो उसका मतलब है स्वाध्याय. तो स्वाध्याय लोगों ने सुना होगा, बट ज़्यादातर लोग स्वाध्याय को किताबें पढ़ना और ग्रंथ पढ़ने से एसोसिएट करते हैं. बट एक्चुअली स्वाध्याय का मतलब होता है स्वा मतलब मैं, और अध्याय मतलब अपना समझना. अध्याय मतलब समझना या पढ़ना, अपने आप को समझना या अपने आप को पढ़ना. सो कॉन्टेम्पलेशन एक टेक्निक है, एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिसमें आप अपने थॉट्स को या अपने लाइफ की सिचुएशंस को लेके बारीकी से स्टेप बाय स्टेप उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन. मतलब एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, और ये आप अपने आप करते हैं बिना किसी की डिपेंडेंस के बिना. तो कॉन्टेम्पलेशन एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है जिससे आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को वापस अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओवर थिंकिंग. बिकॉज यूजली क्या होता है, कॉन्टेम्पलेशन और ओवर थिंकिंग एक साथ लोग कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज कॉन्टेम्पलेशन इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग एक्सरसाइज. बट ओवर थिंकिंग में क्या है कि आप राउंड राउंड जा रहे हो, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है. इनफैक्ट आपकी बेचैनी बढ़ रही है, आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन और बढ़ता जा रहा है, आप उलझते जा रहे हो. बट कॉन्टेम्पलेशन में आप सुलझाते हो, एक चीज़ को पकड़ते हो, उसको तोड़ते जाते हो जब तक कि आप उसको सुलझा नहीं देते. तो आई थिंक कॉन्टेम्पलेशन एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है. आई वुड प्रोबेबली गिव इट मोर प्रायोरिटी ओवर मेडिटेशन. एंड अगर कोई सीख ले और समझ ले, आई मीन इट कैन बी अ लाइफ चेंजर. करेक्ट. लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको पहले उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर ले तो आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हो इजीली. अगर वो नहीं किया तो आपको हमेशा से लगता है कि आप हमेशा इर्द गिर्द घूम रहे हो. तो मैं भी यही करता हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही होती है, नहीं क्या मुझे सब भाड़ में गया, मेरे को कुछ नहीं करना, पहले ये चीज़ सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है लाइफ में. ये सॉल्व होगी तो मैं आगे की चीज़ें कर पाऊंगा. एग्जैक्टली. क्योंकि एक चीज़ है ना, जैसे मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन का भी लोग पूछते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है. तो मेडिटेशन जो है आपको शांत कर सकती है. अब मैं यहाँ बैठ के 10 मिनट मेडिटेशन कर सकता हूँ, एंड उस समय भी एक शांति का एहसास होगा, जो हो सकता है 10-15 मिनट, आधा घंटा रहे या आधा दिन रहे, पर वो चला जाएगा. और मैं शांत बैठा हुआ हूँ, उससे मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होती ना. मेरे को 10-15 मिनट शांति मिल गई, पर मेरी एक्चुअली जो मेरी लाइफ में पंगे हैं वो सॉल्व थोड़ी ना होते हैं. तो कॉन्टेम्पलेशन इज द थिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स यू चेक ऑफ दोज बॉक्सेस, सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. जब आपका वो हो जाता है तो मेडिटेशन तो आपको नेचुरली हो जाएगी, वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नेचुरली बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट. मतलब उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बेसिकली आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा. ये काम करोगे तभी हो, ऑटोमेटिक नहीं होगा, कुछ मैजिक नहीं होगा कि ऐसे कुछ ज्ञान आ गया आप में और आपने वो सीख लिया और वो सब कुछ हो गया. तो कॉन्टेम्पलेशन करना भी एक कला है. तो इसकी जो एक कला है, ये तरुण गुलाटी करके मेरे मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने ये सीखा था. फिर मैंने इस प्रैक्टिस को फिर आगे फर्दर कराया. तो इसके एक 18 प्रिंसिपल्स हैं कि
18 कोर प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप ये फॉलो करते हो और इनको आप समझते हो और इनके अराउंड अगर आप अपनी कॉन्टेम्पलेशन प्रैक्टिस रखते हो, तो आप लाइफ की एटलीस्ट 80 to 90% प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व कर सकते हो। 5-10% प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो इधर उधर थोड़ी अनरिलेटेड हो, दैट यू माइट नीड थोड़ा अलग टाइप के हेल्प है वो, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व विद दिस। अच्छा, आप ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो या तो कोई माला पहनेंगे, बहुत सारी माला पहनेंगे, रुद्राक्षी माला पहनेंगे या फिर कोई ब्रेसलेट पहनेंगे। तो आप इन सब में बिलीव रखते हो? और रुद्राक्ष का महत्व आपको पता है आपकी लाइफ में अगर कुछ हुआ है तो? तो रुद्राक्ष, मैं सिर्फ रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ और ये भी मैंने अब 1 साल पहले के करीब कुछ स्टार्ट किया था। आई थिंक फ़र्क पड़ता है, मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दिस, बट जो मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी रही है, आई थिंक रुद्राक्ष का एक ज़रूर एक महत्व रहा है इसमें। और एक चीज़ जो मैंने देखी है रुद्राक्ष से जो होती है, आपकी जो बुरी आदतें हैं वो झड़ जाती हैं, छूटती नहीं है, झड़ जाएंगी। मतलब अगर आप ड्रिंक करते हो या आप और कोई गलत एक्टिविटी करते हो तो धीरे धीरे करके झड़नी स्टार्ट हो जाती हैं अपने आप। तो ये मैंने महसूस करा। आई थिंक उसका एक बहुत बेनिफिट रहा है मेरे को। बट आई थिंक एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, रुद्राक्ष एक टूल है, रुद्राक्ष से नहीं होगा, रुद्राक्ष पहनने से कुछ नहीं होगा। अगेन दिस इज़ अ वेरी थिन लाइन एंड यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, इसमें उलझ जाते हैं। एक टूल है अगर आप सही मार्ग पे हो, अगर आप सही मार्ग पे नहीं हो तो वो टूल भी किसी काम का नहीं है। और इवेंचुअली रुद्राक्ष का अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो रुद्र अक्ष, रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब आंख, तो तीसरी आंख जो हम सब में है। तो आप रुद्राक्ष एज अ सपोर्टिंग टूल पहनते हो टिल द टाइम आपका रुद्राक्ष एक्टिवेट नहीं हो जाता। जिस दिन आपका रुद्राक्ष एक्टिवेट हो जाए, आपको उस रुद्राक्ष की जरूरत नहीं है, फिर आप त्याग सकते हो। आपने पहन रखा है अभी? मैंने पहन रखा। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, उसमें शायद आपको पता हो नहीं बताऊँ। आप उसको जब अपने थंब पे प्रेस करोगे, अभी आप करो, ओके। व्हाट यू विल सी। अभी आप करो, आप एक रुद्राक्ष लो और उसको अपने थंब पे जोर से प्रेस करो और निशान हो जाना चाहिए, इतना तेज प्रेस करना। देखो उसमें क्या दिखता है आपको। आपको ओम का साइन दिखेगा। इंटरेस्टिंग। किसी भी आप रुद्राक्ष को उठा लो, ओके। जब उसको प्रेस करोगे ना, हाँ, तो वहाँ पे क्लियरली आपको एक ओम बना हुआ दिखाएगा 100%। इसको मैं ट्राई करूंगा बाद में आराम से एक एक रुद्राक्ष के साथ। किसी भी रुद्राक्ष को किसी भी टैप करो, पंचमुखी रुद्राक्ष में स्पेशली दिखता है, इट्स कम आउट वेरी ब्यूटीफुली। आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में ओम ओम बन गया आपके पूरे हाथ में। नाइस। एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ रुद्राक्ष से किसी जगह की एनर्जी अंडरस्टैंड करने का। तो अगर आप कोई भी रुद्राक्ष माला पकड़ोगे, माला हो या एक सिंगल रुद्राक्ष भी हो जो धागे में लगा हुआ है, अगर आप उसको एक जगह में पकड़ेंगे तो आप देखोगे कि वो आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है सो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी फील्ड, और नेगेटिव है तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, उल्टा घूमना स्टार्ट होएगा। तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको लेट्स से आप बाथरूम में करो, आप हमेशा देखोगे नेगेटिव घूमेगा। किचन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जगह होती है क्योंकि फायर होती है, अग्नि होती है, इट्स अ हैपनिंग प्लेस। किचन में आप ट्राई करोगे यूजुअली पॉजिटिव उसमें घूमेगा। आप किसी कूड़े के डिब्बे पे या किसी ओस पे करोगे तो हमेशा नेगेटिव घूमेगा। इनफैक्ट मैंने इसको कई सारी चीज़ों के साथ भी ट्राई करा। जैसे आप शहद लो, शहद के ऊपर करो, हमेशा उल्टा घूमेगा क्योंकि शहद तामसिक है। इट्स द वॉमिट ऑफ लिल बीज, राइट? तो उस पे हमेशा उल्टा घूमता है। आप किसी बहते हुए पानी पे करो, अग्नि पे करो, हमेशा पॉजिटिव घूमता है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। अगर आपको अपनी जगह की एक सेंस चाहिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी फील है या नेगेटिव एनर्जी। तो कोई भी घर पे अपने हिसाब से रुद्राक्षी माला लेके चेक कर सकता है कि उसके घर में नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आपके घर में ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग जोन्स में अलग अलग फील मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि पूरे में एक रहेगा। तो ऑडियंस ट्राई कर लेगी ये तो। ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ अभिषेक जी, कि अपन इतनी बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, और वैसे भी मतलब पूरा देश स्पिरिचुअल बना हुआ है, मतलब और पूरी दुनिया स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही है अभी, फिर भी पहलगाम जैसा घटनाएं हो जाती है, फिर भी सोसाइटी में इतनी हेट, इतना हार्म क्यों है? पहलगाम जैसे जो इश्यूज हैं, ये या इस टाइप के और भी बहुत सारे जो इश्यूज हुए हैं पहले भी, वो इसलिए हैं क्योंकि लोग स्पिरिचुअल
और रिलीजियस चीज़ों को बहुत ऊपर के उससे देखते हैं। सी लोग अब मेरे बाप दादा ने क्या कहा है बस उस चीज़ को लेके खुश होके बस वो हो जाते हैं कि मैं इस धर्म का रक्षक हूँ या वो हूँ। बट उन्होंने एक्चुअली उस चीज़ को गहराई से ना ही समझा है और ना ही उतारा है। पहलगाम तो बहुत दूर की बात है, अगर आप ये देखिए अभी 1-2 महीने पहले एक जैन मंदिर पे हमला हुआ था मध्य प्रदेश में और करने वाले थे हिंदुओं ने जैन मंदिर पे हमला किया और वहाँ पे मूर्ति-वूर्ति डिस्ट्रॉय करी और बहुत सारी चीज़ें हुई और ये शिव भक्त थे। मैं शिव जी को मानता हूँ। अगर कोई भी इंसान वास्तव में शिव भक्त है, थोड़ा-सा भी अगर एक्चुअली समझा है और एक्सपीरियंस करा है, वो ऐसी चीज़ करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। वही बात है ना, ये आपने चीज़ों को बहुत ऊपर-ऊपर से समझा है, बस समझ के आप एक्साइट हो गए हो और चल पड़े हो कि मैं अपने धर्म की रक्षा करता हूँ या वो करता हूँ। ये सारा आइडेंटिफिकेशन का खेल है। बिकॉज़ पीपल आर ओवरली आइडेंटिफाइड विद एक रिलिजन या मैं इस यहाँ से हूँ या वहाँ से हूँ या मैं ये हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी ईगो को और बढ़ाती हैं, ना ही कम करती हैं क्योंकि एक्चुअल धर्म का रास्ता तो ईगो को कम करना होता है। अपने अहंकार को कम करना है। इन सबसे तो अहंकार बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, इनका जन्म वहाँ से होता है। तो पहलगाम जैसा अटैक अगर कोई करता है तो वो असली मुसलमान नहीं है। क्योंकि अगर उसने सही में समझा होगा तो वो इस टाइप की हरकत करेगा नहीं। जो धर्म पूछ के लोगों पे अत्याचार किया गया, वो बहुत गलत है। मतलब एक थ्योरी पढ़ रहा था मैं, उसको सेल्फ फोटो थ्योरी कहते हैं। मतलब कि अगर आप ऐसे, ये पृथ्वी है, अगर उसे दूर से जूम करके देखोगे तो एक बड़े सी दीवार पे एक सिर्फ डॉट है। करेक्ट, बहुत छोटी है। तो डॉट का भी किस्सा हो, उसमें भी आप इतना करेक्ट कि इतना मैं उत्पात मचाए हुए हो। करेक्ट कि मैं भगवान की रक्षा करूँगा, मैं कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन दैट्स व्हाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स मोर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। ये जितना लोग फिलॉसफी में और माइथोलॉजी में फँसे रहेंगे, तब तक ये इश्यूज़ जारी रहेंगे। वी हैव टू गेट प्रैक्टिकल। यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग मेरे लिए क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को क्या करना है? बेसिक अपनी लाइफ़ के डे टू डे चीज़ों में अगर आपने इन चीज़ों को नहीं उतारा, तो आप उलझे हुए ही रहेंगे। सारी बात एक चीज़ घूम फिर के आती है कि मान लो स्पिरिचुअल जर्नी भी हो गई, हमारी लाइफ भी सेट हो गई, पैसा-वैसा भी कमा लिया और हमने एक सोशल जर्नी भी जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक टाइम के बाद सेल्फ लर्निंग खत्म कर देते हैं हम लोग। हाँ। तो क्या सेल्फ लर्निंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्यूरियोसिटी हमेशा रखनी चाहिए? क्योंकि जब आपका अल्टीमेट गोल पूरा हो जाता है कि यार थोड़ा बहुत पैसा-वैसा कमा लिया, सोसाइटी में नाम बना लिया और हम सब काम कर लिए अभी। सेल्फ लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, अगर इंसान एक सही मार्ग पे लगा रहे ना, तो वो क्यूरियोसिटी अपने आप आगे से आगे बढ़ती रहेगी। बट एक चीज़ मैं जो रिकमेंड करूँगा, जो अगर कोई नहीं भी कर रहा है, कि अगर आपकी जो भी इनकम है आप कोशिश करें कि 10-15% 5% जितना हो सके कि आप एक सर्टेन परसेंटेज अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस के लिए अलग करके रखें। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है, तो 10% के हिसाब से 20,000 रुपए हो गए, या लेट्स से आप 5% ही करते हो तो लेट्स से 10,000 रुपए हो गए। आप 5,000 रुपए में आप एक ट्रेनर रखो, एक फिज़िकल पर्सनल ट्रेनर रखो जो आपकी फिज़िकल बॉडी पे काम करे। आप 5,000 रुपए देके एक बिज़नेस कोच रखिए अगर आप बिज़नेस करते हैं, या एक वॉइस कोच रखो कि आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए, या जो भी आपका एरिया है, या आपको कोई लेट्स से इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आप उसके लिए एक टीचर रखिए। तो एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप 2-3-4 टीचर्स रखिए अपनी लाइफ में। क्योंकि स्कूल, कॉलेज के बाद वो टीचर्स का रोल ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ख़त्म हो जाता है, राइट? तो अब आदमी अकेला है और अपने आप ज़िंदगी जिए जा रहा है, एक फ़्लो में चले जा रहा है और एक्चुअल सपोर्ट और हेल्प नहीं है उसको एंकर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जब आप अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट ओनली आपकी ग्रोथ होगी उस एरिया में जो आप सीख रहे हो, वो तो होगी, पर उसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। आपको अच्छा लगने लगता है, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इंप्रूव होती है कि आपको लगता है कि चलो अब मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, एक क्वालिटी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं वो सारे शौक पूरे कर पा रहा हूँ जो मेरे को करने हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड अ वेरी गुड प्लेस टू बी। तो जिसका जैसे सामर्थ्य हो, आई थिंक थोड़ा बहुत अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग, जो भी चीज़ पे आपको ट्रेन करना हो, उसके लिए आप ज़रूर
थोड़ा टाइम और थोड़ा पैसा ज़रूर निकालिए। बट अपन इस पे दोनों दो बात कर सकते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस की मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, तब जाके आपकी लाइफ अच्छी चलती है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमको आसपास के लोग भी ऐसे रहने चाहिए जो हमको ज्ञान दे। तो बाहरी ज्ञान, अंदरूनी ज्ञान, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये प्राणायाम के थ्रू हासिल किया जा सकता है? दोनों को बैलेंस किया जा सकता है? ओके, तो दोनों अलग चीज़ें हैं। सो अंदरूनी ज्ञान सबसे पहला है, राइट? आपको अगर कॉन्टेम्पलेशन सीखना है या आपको स्वाध्याय करने की विधि सीखनी है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये आपको एक्चुअली अपने आप से और डीपली रूटेड बनाएगी। तो ये पहली चीज़ हो गई। बट अब लेट्स से आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपको कोई एक स्पोर्ट सीखना है, आपको टेनिस सीखना है, तो वो तो आपको किसी से सीखना ही पड़ेगा। बट अंदरूनी क्लैरिटी आपको ये बताएगी कि मेरे को ये सीखना है भी या नहीं। क्यों सीखना है? अगर मैं ये सीख रहा हूँ तो मैं क्यों सीख रहा हूँ? फालतू में ये सीख रहा हूँ या किसी को दिखाने के लिए सीख रहा हूँ? अब आप ये देखेंगे, बहुत लोगों को गिटार सीखना होता है। वो गिटार क्यों सीखना है? चलो तो दिखाने के लिए। दिखाने के लिए, लड़कियों को दिखाने के लिए, ये वो। सी, यहाँ पे वो आ जाता है एक प्रिंसिपल, द अर्ज टू प्रूव। ये अपने आप को साबित करने की एक अजीब-सी बेचैनी, ये सबसे ज़्यादा मारती है लोगों को। एंड व्हिच इज़ वन ऑफ आवर कॉन्टेम्पलेशन प्रिंसिपल्स, कि मेरे को प्रूव करना है, प्रूव करना है। ये प्रूव करने का जो कीड़ा है, ये सबसे ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता किसको करना है प्रूव पर? है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये देखें, हर बच्चे को ये होता है कि मेरे को अपने माँ-बाप को कुछ प्रूव करके दिखाना है। मेरे को अपनी सोसाइटी को कुछ प्रूव करके दिखाना है। मेरे को अपनी पति को या पत्नी को या अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को, हम बचपन से किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रूव करते आए हैं। अपने टीचर्स को प्रूव कर रहे थे जब स्कूल में थे, फिर ऑपोजिट जेंडर को प्रूव करने की कोशिश करते थे ताकि हम एक्सेप्ट हो जाएँ। आप नौकरी में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो, बिज़नेस में अपने क्लाइंट्स को प्रूव करने की कोशिश करते हो। तो ये प्रूव करने का जो ये सिलसिला है, ये जारी रहता है। बट जो समझदार हैं वो इससे निकल पाते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रूव करने के उसमें लगे हुए हो, आपको अंदरूनी शांति कभी नहीं मिल सकती। आप हमेशा एक बेचैनी के भवंडर में आप घूमते रहोगे और फँसते चले जाओगे। सो द अर्ज टू प्रूव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, कि प्रूव करना बंद करो। मैं तो इनफैक्ट हर बच्चे को बोलता हूँ, भाई अपने माता-पिता को कुछ मत प्रूव कर। प्रूव करना बंद करो, क्योंकि जब तक आप प्रूव करने के उसमें रहोगे, आप उस टाइप के एक्शंस लेना स्टार्ट कर दोगे, जो हो सकता है आपकी शांति को भंग करे। आप वो चीज़ें करनी स्टार्ट कर दोगे जो आपके लिमिट से बाहर हों। तो और आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करोगे जो आपके लिए हैं ही नहीं। अब ज़्यादातर बच्चे अगर आज के टाइम पे आप देखें, जो स्कूल कॉलेज से निकल रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी है। वो कर रहे हैं जो उनके माता-पिता को लगती है कि ये सही हैं, या सोसाइटी को लगती है सही हैं, या उनको लगता है कि इससे मेरा नाम हो जाएगा। बट दैट्स नॉट व्हाट दे ट्रूली वांट। So the urge to prove is one of the most important things to get out of the way to find clarity. नहीं, बट जब एक बच्चा 10-12 साल तक का नहीं हो जाता, जब तक तो उसको भी कुछ पता नहीं चलता लाइक में कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और उसी टाइम माँ-बाप बता देते हैं कि यार ये करना है, तो वो उसी राह पे पकड़ लेता है। तो फिर एक सही डायरेक्शन क्या है कि किस एज में आके बच्चे को आपको गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए, या फिर उसको कब तक छूट दे देनी चाहिए? I think कोई सही एज नहीं होती है as such. I think आप 18 वर्ष की उम्र तक आप as a parent, I think you should guide people, you should guide your kids. ज़रूरी नहीं है कि आप उनको एक डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट करें, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उनको सही संस्कार दें और सही प्रिंसिपल्स जो ज़रूरी हैं, उनसे आप उनको वाकिफ़ करवाएँ, ताकि जब उनका टाइम आए, तो वो अपने लिए सही डिसीजंस ले पाएँ। आपने पहले ही किसी को ब्लाइंड साइड कर दिया, तो आपने ऑलरेडी फिर वो डैमेज कर चुके हैं ना, आप वो पॉसिबिलिटी ख़त्म कर चुके हैं बाकी चीज़ें देखने की। तो आई थिंक बच्चों के लिए स्पेशली, आई थिंक 18 वर्ष की उम्र तक आप सब सारे एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश करिए, और एक जगह स्ट्रॉन्ग तरीके से गाइड करना अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अटक नहीं जाना चाहिए, यही करना है यही लाइफ में। करना है। आई थिंक लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम फाइंड देयर ओन आंसर्स। तो मतलब अभी आपने प्रूव की बात करी ना, अभी देखो आप एक क्लिक पे ग्रोसरी आ जाती है, एक क्लिक पे दवाएँ आ जाती है, एक क्लिक पे आपका पूरा ऑपरेशन भी हो जाते हैं आजकल, तो फिर भी रेस्टलेसनेस काफ़ी बढ़ गई है कि यार हर चीज़ 1 सेकंड में हो रही है, फिर भी बहुत एंग्ज़ायटी है अंदर। तो टेक्नोलॉजी से तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। आप ये देखो, अभी इतना एआई आ गया है, तो क्या लोग ज़्यादा अध्यात्म कर रहे हैं या ज़्यादा शांत हो गए हैं?
या हमारी लाइफ एज फाउंडर्स और सिंप्लीफाई हो गई है, नहीं हुई ना, और टफ हो गई है और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, राइट? तो वही वाली बात है, ये टेक्नोलॉजी से नहीं होगा। लाइक मैंने खुद एआई एप्लीकेशंस बनाई है एंड आई कैन टेल यू, उसको बनाने का ही प्रोसेस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, एंड उसका एक कोलैटरल डैमेज होता है जो आप उस समय नहीं देखते हैं, वो बाद में होता है। अभी आई थिंक रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने 700 या कुछ एम्प्लॉयज़ फायर करे जिन्होंने वही एआई एप्लीकेशंस बनाई थी, राइट? तो हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माइंडलेस डेवलपमेंट। आप वो चीज़ें बना रहे हैं जिसकी एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप उन चीज़ों पे काम करें जो उस दुनिया को चाहिए, पॉवर्टी का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, पोल्यूशन का इशू है, सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, आप वो सॉल्व करो ना। क्या अच्छे पॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट है मार्केट में? अच्छे पॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट है, हमेशा रहेगी। अच्छे मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करना, लोगों तक लेके जाना, वो एक हमेशा एक अच्छी रिक्वायरमेंट है। डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हैं, राइट? उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है। आई थिंक लोगों को उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन जस्ट मेकिंग थिंग्स दैट आर कूल। ये कूल है कि ओ अब ये कोड भी लिख लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी बना लेगा, या ये एक छोटा सा एक एजेंट बना लेता हूँ। अगेन डिस्ट्रैक्शंस हैं मेरे साथ से। हमारी तो मतलब मेरा तो मकसद ही यही है कि हर एक बंदे से मैं बात करूँ, उसकी धारणाओं को समझूं कि वो एक्चुअली सोच क्या रहा है, उसमें से मैं कुछ ले लूँ और जो ऑडियंस सुन रही है उसमें से वो कुछ ले ले। जैसे बोलते हैं ना कि वो आपने महाभारत देख लिया, फिर रामायण देख लिया, अब उसमें कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बट मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं वो एक्शनेबल आइटम दूँ कि यार तुम लोगों को ये करना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखो। अगर तुमको लग रहा है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में इसको पर्टिकुलर करने से तुम्हारी ज़िंदगी का मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, तो फिर मेरा ये पॉडकास्ट करना सफल है। सही बात है, सही बात है। चलो सर, अभिषेक जी एक बात और करते हैं। एडीएचडी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था मैं, और आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन भी इसी बात करते हैं कि एडीएचडी होती क्या है। मुझे नहीं समझ में आती, आप समझाएंगे कि क्या ये कॉमन लोगों में भी होती है, एकदम नॉर्मल लोगों में, सिर्फ अमीरों का चौंचले है ये एडीएचडी? तो एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बेसिकली इसके दो तीन जो मेन सिम्टम्स जो दिखते हैं, एक है आप किसी एक चीज़ पे ज़्यादा देर ध्यान नहीं दे पाते, आपकी ध्यान देने की क्षमता जो है कम होती है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। सेकंड होता है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको बुरा लगेगा तो बहुत बुरा लगेगा, आप को गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। आपकी ब्रेक लगाने की क्षमता जो है आम लोगों से कम होती है, तो उसकी वजह से आप इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और तीसरा एक जो कॉमन सिम्पटम है वो है इम्पल्सिविटी। आपके इम्पल्सिस बहुत स्ट्रांग होंगे तो आपकी इम्पल्सिविटी बहुत होगी, किसी भी चीज़ में, काम में, शॉपिंग में, किसी भी चीज़ में, वो हर जगह दिखेगा। तो एडीएचडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हाईली ओवर डायग्नोस्ड है, बट एट द सेम टाइम इट्स हाईली अंडर डायग्नोस्ड। मतलब दोनों है एट द सेम टाइम। इंडिया में फिर भी इसका डायग्नोसिस उतना नहीं है जितना अमेरिका में। अमेरिका में ऑलमोस्ट हर किसी को एडीएचडी सुनने में आएगा कि इसको एडीएचडी है, इसको एडीएचडी है। बट एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एडीएचडी है बट वो डायग्नोस ही नहीं हुए हैं। अब दिक्कत वहाँ पे आती है क्योंकि स्पेशली इंडिया में जहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही केपेबल हैं, बट सिंस वो डायग्नोज नहीं हुए हैं तो लोग, बट पेरेंट्स को लगता है कि इसका तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, ये ध्यान ही नहीं देता, ये किसी काम का नहीं है, एंड सब्जेक्ट टू दैट और प्रेशर डालना स्टार्ट करते हैं उन पे, एंड उसकी वजह से बच्चे जो हैं टूटना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी फिर पूरी लाइफ डिरेल हो जाती है। और ये मैंने खुद अपनी फैमिली में देखा है कि एक इंसान है जो हाईली केपेबल है, बट सिंस उसको एडीएचडी था, उसको पता नहीं था, उसको पूरी लाइफ नहीं पता था, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं थी, उनकी पूरी लाइफ डिरेल हो गई, पूरी लाइफ डिरेल हो जाती है। फिर वो उनकी आगे उनका करियर भी खराब हो जाता है, और हायर एजुकेशन भी खराब हो जाती है, सब खत्म सा हो जाता है फिर उनके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक ये अमीरों के चोचले तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम, इट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, इट शुड बी लुक्ड इनटू एंड नीड्स टू बी सॉल्व्ड। तो इंडिया में इसकी अवेयरनेस अब बननी स्टार्ट हुई है, बट इट्स स्टिल समथिंग दैट नीड्स अ लॉट ऑफ हेल्प एंड सॉल्यूशंस। तो इसका एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, एडीएचडी प्रॉब्लम तो है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ ब्लेसिंग। जिन लोगों को एडीएचडी होता है, दे आल्सो हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ टू हाइपर फोकस। अगर वो एक चीज़ पे हाइपर फोकस करें, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है, अगर वो उस पे घुस जाते हैं, तो वो इतना डीप घुस जाएँगे कि आप
सोच भी नहीं सकते। तो अभिषेक जी बताओ कि किसी को ADHD अगर हो जाए तो कैसे पता करें कि उसको ADHD हो गया है और उसको सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो ADHD एक ऐसी बीमारी नहीं है जो हो जाएगी किसी को। यूजुअली ADHD लोगों को बर्थ से ही होता है ज़्यादातर केसेस में, एंड एज वो अडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो वो और इंटेंसिफाई हो सकता है या कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अगर उसकी तरफ आपने सही एक्शन लिया है या नहीं। सो अर्ली साइंस आपको बचपन में दिख जाएंगे, स्पेशली जो बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। अगर वो आपको अपने बच्चों में दिखता है तो वो एक कारण हो सकता है, मतलब वो एक अर्ली साइन हो सकता है। उसके अलावा जिन बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है, वो एक अर्ली साइन है कि आपको पॉसिबली ADHD है। एक और तरीका है देखने का कि अगर कोई इंसान कोई एक चीज़ स्टार्ट करता है और जल्दी अगली चीज़ पे जंप करता है बिना पहली वाली चीज़ को ख़त्म करे। ऐसे बहुत होते हैं कि आज मैंने क्रिकेट सीखना स्टार्ट किया, 1-2 महीने गया, फिर छोड़ दिया, फिर अगली चीज़ उठा ली, फिर कुछ महीने वो करी, फिर दूसरी चीज़ उठा ली। तो अगर ये कॉमन पैटर्न अगर आपको दिखता है, तो ये भी एक साइन है कि इस इंसान को ADHD हो सकता है। आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि आप किसी को ADHD है या नहीं। पर अगर आपको लगता है कि किसी को ADHD है, तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आप प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस करें। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, एक सिंपल रिटन या वर्बल टेस्ट होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो आप वो करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसको एक्चुअली ADHD है या नहीं, एंड देन फिर वहाँ से आप कोर्स करेक्ट करने की कोशिश करें। बात आती है कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए या नहीं। सी पीपल विद ADHD आर हाई अचीवर्स, दे आर एब्सोल्यूट हाई अचीवर्स, बट उनको सही इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है। सो ADHD का अगर मैं थोड़ा पीछे जाके अगर समझाऊँ, सो आज से लेट्स से 1 लाख साल पहले ले लेते हैं या कई हज़ार साल पहले लेते हैं, राइट? एट द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, वी वर अ हंटर गैदरर्स सिविलाइजेशन, राइट? तो उस टाइम पे कोई टेस्ट नहीं होता था कि आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो या कितने घंटे ऑफिस में बैठ के फ़ोन कॉल्स कर सकते हो, ये सब चीज़ें नहीं थी। सो पीपल विद ADHD आर हंटर्स। सो दे आर हंटर्स। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादातर देखोगे ना, ADHD वाले लोग आज भी ज़्यादातर आपको सेल्स मार्केटिंग जॉब्स में दिखेंगे। जितने भी अच्छे सेल्स वाले हैं वो ज़्यादातर ADHD वाले मिलेंगे आपको। सो दे आर बाय नेचर हंटर्स। अब हुआ क्या है, इन द लास्ट 3-4,000 ईयर्स हम उस एबिलिटी को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। अब हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है कि आप 8 घंटे काम कर सकते हो या नहीं, आप कितनी किताबें पढ़ सकते हो, आप ये टेस्ट पास कर सकते हो या नहीं, ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो या नहीं। तो अब ये ADHD वाले बच्चे जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ही वेरिएबल है, मतलब दे कैन जंप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, जिसका एक हंटिंग एनवायरनमेंट में बहुत वैल्यू है, बट यहाँ पे एक ऑफिस में बैठना, एक टेस्ट देने में वैल्यूबल नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे आके इनका नेगेटिव सिलेक्शन स्टार्ट हो गया है। सो ADHD people are extremely gifted, but it's like a hunter living in a farmer's world. So पिछले 3-4 हज़ार सालों में we've moved towards farming. So this is a theory that was posted by I think Dr. Alok, which basically said if you look at farmers, it's a very structured तरीका ना, आप फार्म करते हो फिर 6 महीने बाद ये निकालते हो, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, एंड सिविलाइजेशन देन स्टार्टेड मूविंग डाउन दैट डायरेक्शन। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इसका रेवोल्यूशन आया, सो वी स्टार्ट मूविंग डाउन दैट डायरेक्शन। तो ये हंटर वाला जो वो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सो दीज पीपल हैव नेचुरली बिकम अ मिसफिट, बट अगर इनको सही तरीके से मोल्ड करा जाए, सही तरीके से हेल्प करी जाए, तो इनको एक सही डोमेन में लगा दिया जाए, तो वो उस चीज़ में फाड़ देंगे, अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देंगे। सो जनरली ADHD you'll see these are people who also do business, because उनको एक कमरे में आप बंद नहीं कर सकते, आप इनको एक रोल में, एक छोटी सी जॉब में बांध के नहीं रख सकते। दे नीड फ्रीडम। मुझे भी ऐसे लग रहा, मुझे ADHD तो नहीं था, चल में क्रिकेट भी खेलता था, बास्केटबॉल भी खेलता था, वॉलीबॉल भी खेलता था, सब में नेशनल तक चला गया मैं, नाइस। बट आगे आगे कोई बात नहीं बनी। नहीं, बट आप नेशनल तक गए तो सही। ज़्यादातर ADHD वाले वो होते हैं जो उ- उससे पहले ही छोड़ देते हैं, या डिपेंड करता है, आई थिंक हर किसी का डिपेंड करता है। थोड़ा थोड़ा गया बट आगे पूरा नहीं गया। बट एक प्रॉब्लम ये भी है जो आई थिंक जनता तक पहुंचनी चाहिए, कि जिन बच्चों को ADHD है, दे आर
5 times more likely to commit suicide. They are 7 times more likely, this is clinically proven, 7 times more likely to have depression. क्योंकि बाय नेचर उनकी वायरिंग इस तरीके से होती है कि दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू हैविंग दीज मेंटल हेल्थ इश्यूज. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आपको पता चलता है, आप ये आइडेंटिफाई करते हो, तो प्लीज़ टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. उनको सपोर्ट दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको हेल्प करिए, ताकि वो इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ना गिरें, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है उन चीज़ों में गिरना. सो अभिषेक सर, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे. मतलब हर आदमी अपनी क्लैरिटी ढूंढने में लगा हुआ है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये सोल्यूशन चाहिए, और सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो स्ट्रगल में घुस जाता है कि स्ट्रगल हो जाता है, सोल्यूशन नहीं मिलता. तो जो मेंटल हेल्थ है वो क्लैरिटी नहीं होने की वजह से मेंटल हेल्थ हो जाता है, स्ट्रेस लेवल हो जाता है, बीमारियाँ हो जाती है, या फिर कुछ और इशू है ये? सो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को अगर हम क्लासिफाई करें, सो अगर इसको 2 भागों में बांटते हैं. एक है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. दीज आर एक्चुअल प्रॉब्लम्स जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया. ये एक्चुअल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए आपको क्लिनिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट? ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ सर्कमस्टांसेस, कोई ट्रॉमास हुए हैं, ऐसे घटनाएं हुई हैं लाइफ में जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं. दीज आर वास्तव में ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं. सो आदि आई वुड से आर दीज प्रॉब्लम्स. बट द रिमेनिंग 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स, अगर मैं इसको एक 100% का एक पाई लूँ, तो रिमेनिंग 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर मेंटल फिटनेस प्रॉब्लम्स. कि मैंने फालतू में किसी पे चिल्ला दिया, मैं जल्दी से इरिटेट हो जाता हूँ, फालतू में बेचैन रहता हूँ, ये सारी चीज़ें मेंटल फिटनेस इश्यूज हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेसेसरली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो गए हैं, राइट? तो अब मेंटल फिटनेस इश्यूज को अगर हम लें, तो ज़्यादातर मेंटल फिटनेस इश्यूज अराइज फ्रॉम 2 थिंग्स मेरे हिसाब से. एक है द लैक ऑफ क्लैरिटी, अ लैक ऑफ डीप इंटरनल क्लैरिटी, एंड सेकंड है एक्सपेक्टेशंस, मिसमैनेज्ड एक्सपेक्टेशंस. तो जब तक ये दोनों चीज़ें रहती हैं, आपकी बेचैनी ऑल टाइम हाई पे रहेगी. आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी जहाँ पे आपको गुस्सा आएगा, कभी आप चिड़चिड़ा जाओगे, कभी कुछ बोल दोगे, कभी कुछ करोगे, परेशान हो जाओगे, सैड हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं. आइदर आपने गोल्स ऐसे बनाए हैं अपनी लाइफ में जो वो आपके लिए हैं ही नहीं, आइदर आपने बाहर देख के ऐसे गोल्स बनाए हैं, मतलब दूसरों को देख के. ज़्यादातर यही होता है, इट्स एन अर्ज टू प्रूव, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इमिटेटिंग अदर पीपल. आप बाहर की दुनिया को देख के गोल्स बना रहे हो, या फिर आप इतने बड़े गोल्स रख रहे हो अपने लिए कि वो आपकी कैपेसिटी में आते नहीं है इस समय में. क्या आप बहुत अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि ये चीज़ मेरे हिसाब से हो जाए, ये बंदा मेरे हिसाब से रिस्पॉन्ड करे, या मैं अब किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए ऐसा करे. तो जब तक ये दोनों चीज़ें रहती हैं, आई थिंक दीज कॉन्स्टिट्यूट फॉर अबाउट 70 to 80% ऑफ द मेंटल फिटनेस इश्यूज. करेक्ट, करेक्ट. इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, बट आई थिंक अगर ये 2 लोग सॉल्व कर लें, एक है फाइंडिंग डीप इंटरनल क्लैरिटी, which is what we are doing with Project Nirvana. हमारा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है is all around helping people understand and learn contemplation, ताकि वो ये चीज़ें सॉल्व कर सकें. एंड सेकंड है अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें, उनको सही लेवल पे लाएं. आई थिंक ज़्यादातर आपकी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी. भगवान कृष्ण ने भी बात बोली है कि सब कुछ सही हो रहा है. सही आपको इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपके मुताबिक नहीं हो रहा है. सही बात है, सही बात है. सिर्फ आपका नियंत्रण आप तक ही है. मेरा नियंत्रण उस हर्ष पे भी नहीं है, मेरा नियंत्रण आप पे भी नहीं है. अगर मैं मेरी चीज़ों को आप पे जैसे ही बोलने लगूंगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरे हिसाब से दौड़ो, तो वो कतई पॉसिबल नहीं है. एक टीम तभी चलती है जब सबको पता है कि ये इतना ही दौड़ पाएगा, ये इतना ही दौड़ पाएगा, ये इतना ही दौड़ पाएगा, और उसको उतना ही दौड़ाओ. करेक्ट. और अगर आप सबको साथ में लेके दौड़ने लग गए तो उस दिन आपकी ज़िंदगी खराब होना शुरू हो जाएगी. टूटना स्टार्ट हो जाएगी. सही बात है. बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर. काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके. एंड जो मेरी कुछ समस्याएं थी वो आपने भी सॉल्व कर दी. तो मतलब अपन शायद सेम ही चीज़ से गुजर रहे हैं. करेक्ट. शायद ज़रूर. डेस्टिनी कहाँ लिख रखी, कहाँ जाना है. सही बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी.